गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज हम कवर कर रहे हैं जीएसटी रिटर्न्स टॉपिक। स्टडी मटेरियल की बात करें तो स्टडी मटेरियल के अंदर ये टॉपिक अराउंड 90 पेजेस का दिया हुआ है। अपनी इंग्लिश बुक की बात करें तो इंग्लिश बुक के अंदर हमने ये पूरा चैप्टर कवर करा है डिटेल्ड के अंदर अराउंड 35 पेजेस के अंदर। और आज जिस हैंड रिटन नोट से ये हम चैप्टर कवर कर रहे हैं ये हमने 9 पेजेस में कवर करा है। इफेक्टिवली बात करें तो 6 पेजेस है, क्योंकि आउट ऑफ 9 में से 2-3 पेज तो क्या है, मैक्सिमम क्या है, ब्लैंक ही है। ओके, तो अराउंड कितने पेजेस के अंदर, 6 पेजेस के अंदर हम कवर करेंगे। आप जब भी हैंड रिटन नोट से रिवीजन करेंगे तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से 15 मिनट्स में आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक में से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता है। ओके, एज सच इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। समवॉट समहाउ अगर कुछ बन सकता है तो एमसीक्यू बन सकता है। ओके, वो भी कोई विशेष नहीं है, जस्ट रीड करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन प्रिपेयर हो जाएगा। हम शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, हर एक वर्ड का जूस निकालते हैं, लेक्चर के साथ ही प्रोविजन लर्न करते हैं और आप बाद में इसमें क्या करेंगे, रीड करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन प्रिपेयर हो जाएगा। टॉपिक है हमारा कौन सा, रिटर्न टॉपिक है। चैप्टर का नाम क्या है, रिटर्न है। ओके, नाउ जीएसटीआर1 जीएसटीआर1 ओके, जीएसटीआर1 किसका होता है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। डिटेल्स इसका मतलब है इसमें कोई इनवॉइस अपलोड नहीं होती है। इनवॉइस की डिटेल्स क्या होती है, अपलोड होती है ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इंट्रास्टेट हो, चाहे वो कौन सी हो, इंट्रास्टेट हो, चाहे वो फॉर ए क्या हो, कंसीडरेशन हो, चाहे वो सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन हो, चाहे सप्लाई अंडर एफसीएम हो, या चाहे सप्लाई अंडर क्या हो, आरसीएम हो, चाहे सप्लाई क्या हो, एग्जेम्प्ट हो, नील रेटेड हो। ये डिटेल्स है, ये स्टेटमेंट में क्या जाती है, डिटेल्स जाती है। और सिर्फ कौन सी, जो आउटवर्ड क्या है, सप्लाई से, आपकी जो भी आउटवर्ड क्या है, सप्लाई से, उसकी क्या जाती है, डिटेल जाती है। ओके, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, इसका मतलब है जीएसटीआर1 जो स्टेटमेंट है, रिटर्न नहीं है, स्टेटमेंट रिटर्न नहीं है। इसकी फाइलिंग कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या कर सकता है, इसकी फाइलिंग कर सकता है। और इसी की फाइलिंग से रिसिपेंट को क्या मिलता है, आईटीसी मिलता है, क्योंकि उसके 2A में क्या होता है, ऑटो पॉपुलेट होता है। तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड, यूआईएन होल्डर भी नहीं और यूआईएन होल्डर भी नहीं। ओके, क्योंकि हम उन्हें रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मानते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही जीएसटीआर1 की क्या कर सकता है, फाइलिंग कर सकता है, इंक्लूडिंग सीटीपी इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल है, कैजुअल का मतलब है दूसरे स्टेट से जाके सप्लाई कर रहा है, उस स्टेट में उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ क्या नहीं है, बिजनेस नहीं है। उस पूरे स्टेट में उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ क्या नहीं है, बिजनेस नहीं है। ओके, तो उसको भी तो अपने रिसीवेंट को आईटीसी देना है। तो सीटीपी भी क्या फाइल करता है, जीएसटीआर1 फाइल करना होता है। सीटीपी को भी जीएसटीआर1 फाइल करना होता है। ओके, नाउ लिसन, आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है ये। ओके, ये कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये अपना जीएसटीआर1 फाइल नहीं होता है, इनका जीएसटीआर1 नहीं होता, इनका जीएसटीआर6 होता है। कौन सा होता है, जीएसटीआर6 होता है। ओके, एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। ओके, विदेशी सप्लायर है जो इंडिया में ओकेजनली सप्लाई करना है, इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, कोई फिक्स प्लेस ऑफ क्या नहीं, रेसिडेंस नहीं। ओके, इन्हें भी तो अपने रिसिपेंट को आईटीसी देना होता है, लेकिन ये फाइल करते हैं जीएसटीआर5। इनका एक ही डॉक्यूमेंट फाइल करवाते हैं। ओके, तो वो होता है जीएसटीआर5। रिसिपेंट को 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, लेकिन इनकी भी फाइलिंग जीएसटीआर1 नहीं होती, जीएसटीआर क्या होती है, 5 होती है। नाउ कंपोजिशन सप्लायर अंडर सेक्शन 10, ओके, उसको जीएसटीआर1 नहीं फाइल करना है। कंपोजिशन सप्लायर जीएसटीआर1 फाइल नहीं करता है, वो तो सिर्फ एक ही रिटर्न फाइल करता है, जीएसटीआर4। वो भी एनुअली फाइल करता है। वो भी फाइलिंग कैसे करता है, एनुअली करता है। मंथली तो वो सीएमपी 08 करता है, मंथली नहीं, क्वार्टरली तो वो क्या करता है, सीएमपी 08 करता है, क्वार्टरली पेमेंट करने के लिए। ठीक है ना, पेमेंट सेल्फ असेस्ड टैक्स का पेमेंट करने के लिए सीएमपी 08 करता है। रिटर्न तो एक ही फाइल करता है, जीएसटीआर4, उसको भी जीएसटीआर1 फाइल नहीं करना। टीडीएस, ठीक है, जो टैक्स डिडक्टर होते हैं। ओके, तो इनवर्ड सप्लाई पे क्या होता है, टैक्स डिडक्शन होता है, तो इन्हें भी जीएसटीआर1 फाइल नहीं होता, इनका जीएसटीआर7 फाइल होता है, जीएसटीआर7। ओके, जो फ्लिपकार्ट होते हैं, ईसीओ होते हैं, थर्ड पार्टी जो ईसीओ होते हैं, जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करते हैं, वो फाइल करते हैं जीएसटीआर8। टीडीएस वाले करते हैं जीएसटीआर7, तो टीडीएस वाले, टीसीएस वाले करते हैं जीएसटीआर8 क्या करते हैं, फाइल करते हैं। और जो विदेशी ओआईडीएआर होते हैं, वाले होते हैं, या ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले होते हैं, ओआईडीएआर, विदेशी ओआईडीआर वाले होते हैं, जो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले जो होते हैं विदेशी, ओके, वो फाइल करते हैं जीएसटीआर5A फाइल करते हैं। एनआरटीपी तो फाइल करता है 5, और विदेशी ओआईडीआर ऑनलाइन मनी गेमिंग फाइल करते हैं जीएसटीआर5 है। इन सभी का जीएसटीआर1 नहीं होता है, जीएसटीआर1 नहीं होता। ओके, लेकिन सीटीपी का क्या होता है, जीएसटीआर1 होता है। मंथली जीएसटीआर1 की फाइलिंग मंथली होती है, क्योंकि रिसिपेंट को भी क्रेडिट चाहिए, मंथली क्रेडिट चाहिए अपने आउटपुट टैक्स का क्या करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। तो जीएसटीआर1 जो एक स्टेटमेंट है, डिटेल्स होती है, इसमें डिटेल्स जाती है, इनवॉइस नहीं, इनवॉइस की डिटेल्स जाती है, ऑफ आउटवर्ड सप्लाई की जाती है, मंथली फाइलिंग होती है, जिसकी ड्यू डेट, लास्ट डेट होती है 11th ऑफ फॉलोइंग मंथ। 11th ऑफ क्या है, फॉलोइंग मंथ लास्ट डेट है। तो मतलब आप 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, अगले महीने की 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, इसका मतलब है आप करंट टैक्स पीरियड में आप जीएसटीआर1 फाइल नहीं कर सकते, सेम टैक्स पीरियड के अंदर ही जीएसटीआर1 फाइल नहीं कर सकते। हमेशा फॉलोइंग मंथ में ही क्या होगा, जीएसटीआर1 की फाइलिंग होगी। सेम मंथ में जीएसटीआर1 की फाइलिंग नहीं होगी, अगले महीने की 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, मतलब 11 तारीख उसकी ड्यू डेट हो गई है, उस डेट तक आप ये जीएसटीआर1 क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है ना, स्टेटमेंट फाइल कर सकते हो। कांट फाइल आप फाइल कर ही नहीं सकते बिफोर एंड ऑफ कौन सा है, टैक्स पीरियड, बिफोर एंड ऑफ क्या है, टैक्स पीरियड। ठीक है, आप सेम टैक्स पीरियड के अंदर सेम मंथ का जीएसटीआर1 फाइल नहीं कर सकते, ऑलवेज अगले महीने की 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक होगा। लेकिन एक्सेप्शन है कि सेम टैक्स पीरियड के अंदर ही जीएसटीआर1 फाइल हो जाएगा। 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटीएन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो आप सेम मंथ के अंदर, सेम मंथ में जीएसटीआर1 फाइल कर सकते हो। दूसरा इसी से मिलता जुलता है सीटीपी, आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस और आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो जिस मंथ में क्लोजर ऑफ बिजनेस हुआ है उसी मंथ में वो जीएसटीआर1 फाइल कर सकता है। ठीक है, सीटीपी वो भी
भी कब? आफ्टर क्लोजर ऑफ क्या है बिजनेस, सीटीपी भी कौन सा? आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस। एल्स सीटीपी को भी अगले महीने ही 11 तारीख तक जीएसटी R1 फाइल करना है, लेकिन इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस आप सेम टैक्स पीरियड में जीएसटी R1 क्या कर सकते हो? फाइल कर सकते हो। और दूसरा क्या था? इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी, कैंसिलेशन ऑफ क्या है? रजिस्ट्रेशन है। नाउ क्यूआरएमपी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, क्यूआरएमपी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, पेमेंट तो मंथली होगा लेकिन रिटर्न क्वार्टरली होगा। ना सिर्फ रिटर्न क्वार्टरली होगा, जीएसटी R1 भी क्या होगा? क्वार्टरली होगा। फिर जीएसटी R1 भी क्या होगा? आपका क्वार्टरली होगा। अगर आपने क्यूआरएमपी क्या करा है? ऑप्ट करा है। अगर आपने क्यूआरएमपी क्या करा है? ऑप्ट करा है, तो ना सिर्फ आपका रिटर्न क्या होगा? क्वार्टरली होगा, आपका जीएसटी R1 भी क्या हो जाएगा? क्वार्टरली हो जाएगा। फिर आपको जीएसटी R1 भी क्या करना पड़ेगा? क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा। अप टू 13 क्वार्टर एंड होगा, उसका जो फॉलोइंग मंथ होगा, क्वार्टर एंड होगा, उसका जो फॉलोइंग मंथ होगा, उसके अप टू 13 तक, 11 तक नहीं, अप टू 13 तक। अप टू 13 ऑफ क्या है? अप टू 13 ऑफ क्या है? फॉलोइंग मंथ, एंड ऑफ क्वार्टर से जो फॉलोइंग मंथ होगा उसके अप टू 13 तक आप जीएसटी R1 फाइल कर सकोगे। क्वार्टरली होगा क्यूआरएमपी के केस में। तो जीएसटी R3 भी क्वार्टरली होगा, जीएसटी R1 भी क्या होगा? क्वार्टरली होगा। पेमेंट मंथली होगा, लेकिन रिटर्न और जीएसटी R1 दोनों ही क्या होंगे? क्वार्टरली होंगे। क्यूआरएमपी कौन ऑप्ट कर सकता है? अभी बता देता हूं, बाकी तो 39 में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। जिसका भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया पैन बेसिस, एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया पैन बेसिस डज नॉट एक्सीड 5 सीआर, डज नॉट एक्सीड क्या है? 5 सीआर है, डज नॉट एक्सीड 5 सीआर है, तो आप क्यूआरएमपी ऑप्ट कर सकते हो। आप क्यूआरएमपी क्या कर सकते हो? ऑप्ट कर सकते हो। आप क्यूआरएमपी ऑप्ट कर सकते हो, तो आपका जीएसटी R1 भी क्या जाएगा? क्वार्टरली जाएगा। लेकिन जो क्वार्टर का फर्स्ट मंथ होगा और जो क्या होगा? सेकंड मंथ होगा। भाई जब थर्ड मंथ पूरा क्वार्टर हो जाएगा फिर तो आप जीएसटी R1 ही क्या कर दोगे? फाइल कर दोगे, और डिटेल्स आपके रिसिपेंट को ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। लेकिन फॉर फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के लिए आपके रिसिपेंट को तो आईटीसी चाहिएगा पेमेंट करने के लिए, आउटपुट टैक्स का पेमेंट करने के लिए। आपने भली क्यूआरएमपी ऑप्ट कर लिया, सामने वालों को तो मंथली टैक्स के पेमेंट करने हैं। ओके, तो फिर उस केस में आप आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ ऑफ क्वार्टर, ओनली फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ ऑफ क्वार्टर, क्योंकि जैसे थर्ड मंथ पूरा हो जाएगा, क्वार्टर एंड हो जाएगा, फिर तो आप जीएसटी R1 की फाइल कर दोगे। लेकिन फॉर द फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर जीएसटी R1 तो फाइल नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड मंथ में क्या नहीं होगा? जीएसटी R1 तो क्या नहीं होगा? फाइल नहीं होगा। आपके रिसिपेंट को फिर कैसे ऑटो पॉपुलेट होगा? आईटीसी कैसे मिलेगा? ओके, आईटीसी कैसे मिलेगा? तो आप फाइल कर सकोगे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, आईएफएफ क्या कर सकोगे? फर्निश कर सकोगे अप टू 13th ऑफ फॉलोइंग मंथ, अप टू 13th ऑफ फॉलोइंग मंथ। मतलब क्यूआरएमपी में होता ही क्या है? 13th है। इन आईएफएफ भी 13 तक होता है और जीएसटी R1 भी क्या होता है? 13 तक होता है। आईएफएफ भी अगले महीने की क्या होगा? 13 तक होगा, और जब क्वार्टर एंड हो जाएगा तो अगले महीने की अप टू 13 तक आप क्या फाइल कर सकोगे? जीएसटी R1 फाइल कर सकोगे। तो आईएफएफ जो होता है, आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी और जीएसटी R1 अप टू 13 का मतलब है फॉलोइंग मंथ की फर्स्ट से अप टू 13 तक, फॉलोइंग मंथ की फर्स्ट से अप टू 13 तक, अप टू 13 तक है। तो अगले महीने की 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आप क्या कर सकोगे? फर्स्ट और सेकंड मंथ में आईएफएफ फर्निश कर सकोगे, डिटेल्स डाल सकोगे। कौन से की? आउटवर्ड सप्लाई की, ओनली B2B सप्लाई की ही डिटेल जाएगी, ओनली B2B, जहां आपके रिसिपेंट को क्या चाहिए होता है? आईटीसी चाहिए होता है। तो आईएफएफ में ओनली इन केस ऑफ आईएफएफ आप सिर्फ B2B डिटेल्स ही क्या कर सकोगे? फर्निश कर सकोगे, ओनली B2B डिटेल्स ही फर्निश कर सकोगे, वो भी अप टू 50 लाख तक की, वो भी अप टू 50 लाख तक की। इससे ज्यादा की डिटेल आप आईएफएफ में फर्निश नहीं कर सकते, फिर वो आप जीएसटी R1 में ही फर्निश करना। और जो आईएफएफ में फर्निश हो गई है फिर वो जीएसटी R1 में वापस से फर्निश नहीं करनी है। तो जो डिटेल आपने आईएफएफ में फर्निश कर दी है तो फिर वापस से वो जीएसटी R1 में नहीं करनी है, और जो डिटेल आईएफएफ में फर्निश नहीं हुई है वो डिटेल फिर आप जीएसटी R1 में फर्निश कर देना, ठीक है। तो ओनली B2B ध्यान रखना, B2C डिटेल्स नहीं जाएगी आईएफएफ के अंदर, क्योंकि आईएफएफ का पर्पस सिर्फ और सिर्फ रिसिपेंट को आईटीसी दिलाना है। तो वो सिर्फ B2B के केस में होता है, और वो भी अप टू 50 लाख है, वो भी अप टू 50 लाख। अगर 50 लाख से ज्यादा की सप्लाई है, B2B है, तो फिर डिटेल आईएफएफ में नहीं जाएगी, फिर वो किस में डालना? जीएसटी R1 में ही डालना। ओके, तो आईएफएफ का पर्पस क्या है? आईटीसी2 क्या होना? रिसिपेंट होना, आईटीसी2 क्या होना? रिसिपेंट होना। ओके, और ये ऑप्शनल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड मंथ में आपको आईएफएफ फर्निश करना ही पड़ेगा। आईएफएफ की फर्निशिंग जो होती है वो ऑप्शनल होती है, होती अप टू 13th ऑफ। तो 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक के बीच में आप क्या कर सकेंगे? अप टू 13 तक आईएफएफ की क्या कर सकेंगे? फर्निश कर सकेंगे। ये जो भी आपने जीएसटी R1 फर्निश करते हो या आईएफएफ क्या करते हो? फर्निश करते हो, ये डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होती है रिसिपेंट को उसके 2A 2B के अंदर। 2A 2B में क्या होती है? ऑटो पॉपुलेट होती है। अगर आईएसडी वाला है तो उसको जीएसटी 6A में होती है। आईएसडी वाले को ऑटो पॉपुलेट कहां पर होती है? उसको 6A में ऑटो पॉपुलेट होती है, और वो क्या लेता है? आईटीसी लेता है। कंपोजिशन वाला आईटीसी तो नहीं ले सकता, लेकिन उसको ऑटो पॉपुलेट होती है किसमें? 4A में। कंपोजिशन वाला आईटीसी नहीं ले सकता। आईएसडी वाला लेता है। ओके, और बाकी रजिस्टर्ड सप्लायर भी क्या करते हैं? लेते हैं। तो आईएसडी वालों को 6A में ऑटो पॉपुलेट होता है। कौन से में? 6A में ऑटो पॉपुलेट होता है। ओके, कंपोजिशन वालों को 4A में ऑटो पॉपुलेट होता है, और दूसरों को 2A से क्या होता है? 2B में क्या होता है? ऑटो पॉपुलेट होता है। ओके, नाउ अब जो जीएसटी R1 में जो आप डिटेल्स डालोगे, अगर आपकी सप्लाई B2B सप्लाई है, अगर आपकी सप्लाई कौन सी है? B2B सप्लाई है, चाहे वो इंट्रा स्टेट हो चाहे वो इंटर स्टेट हो, अगर सप्लाई B2B है, इंक्लूडिंग कौन सा? यूआईएन होल्डर। अगर यूआईएन होल्डर को भी आप सप्लाई कर रहे हो तो हम उसको B2B सप्लाई मानेंगे। हालांकि यूआईएन होल्डर को हम रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मानते हैं, लेकिन हम ये जीएसटी R1 के पर्पस से अगर आपने सप्लाई यूआईएन होल्डर को करी तो उसको भी हम B2B मानेंगे, चाहे इंट्रा हो चाहे इंटर हो। अगर सप्लाई B2B है तो इनवॉइस वाइज क्या देनी होगी? डिटेल देनी होगी जीएसटी किसके अंदर? 1 में, आईएफएफ में। जीएसटी R1 में हमको कैसे देनी होगी? इनवॉइस वाइज क्या देनी होगी? डिटेल देनी होगी, इनवॉइस वाइज डिटेल देनी होगी। ओके, अगर सप्लाई B2B नहीं है, अगर सप्लाई क्या नहीं है? B2B नहीं है, B2C सप्लाई है, लेकिन इंटरस्टेट है, ध्यान रखना, इंटरस्टेट है। ओके, इंटरस्टेट है, और जो इनवॉइस वैल्यू है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, ओके, इंटरस्टेट है, भले है B2C है, भले B2C हो, लेकिन इंटरस्टेट है और इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसकी डिटेल भी आपको इनवॉइस वाइज ही डालनी होगी। उसकी डिटेल भी आपको कैसे डालनी होगी? इनवॉइस वाइज डालनी होगी। बाकी डिटेल कंसोलिडेटेड चलेगी। कंसोलिडेटेड का मतलब क्या हो गया? अगर आपकी B2C है, चाहे वो इंट्रा हो चाहे वो इंटर हो, चाहे वो इंट्रा हो चाहे वो इंटर हो, ऑल B2C क्या जाती है? कंसोलिडेटेड आती है, कंसोलिडेटेड। एक्सेप्शन कौन सा है? इंटरस्टेट हुआ और इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख हुआ तो इनवॉइस वाइज जाएगी। और अगर क्या है? B2C
इंटरस्टेट है, लेकिन वैल्यू ऑफ जो इनवॉइस वैल्यू अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो आप कंसोलिडेटेड डालोगे, लेकिन कंसोलिडेटेड भी कैसे डालोगे, स्टेट वाइज डालोगे और रेट वाइज डालोगे। स्टेट वाइज डालोगे, हर स्टेट का अलग अलग कंसोलिडेटेड होगा और उसमें भी स्टेट वाइज में कैसे करोगे, रेट वाइज कंसोलिडेट करोगे। रेट वाइज क्या करोगे, कंसोलिडेटेड। ये डिटेल्स आपको जीएसटीआर 1 में क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो जो B2B होती है वो तो इनवॉइस वाइज जाती ही जाती है, जो B2C होती है लेकिन इंटरस्टेट होती है और इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा होती है तो वो भी इनवॉइस वाइज जाती है। बाकी कौन सी जाती है, कंसोलिडेटेड जाती है। बाकी क्या जाती है, कंसोलिडेटेड डिटेल्स क्या करती है, जाती है। ओके चलिए, और जूस हम यहां पर क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, और जूस हम यहां पर निकालते हैं। चलिए, डी बार्ड जीएसटीआर 1 IFF, आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे, आप जीएसटीआर 1 IFF फाइल नहीं कर पाओगे, फर्निश नहीं कर पाओगे अगर आपने अपने प्रीसीडिंग मंथ का ओके, अगर आप क्यूआरएमपी में नहीं हो तो आपका टैक्स पीरियड क्या होगा, मंथली होगा। तो अगर आपने प्रीसीडिंग मंथ का जीएसटीआर 3B रिटर्न जीएसटीआर 3B फर्निश नहीं करा है तो आप करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं कर पाओगे। अगर आप क्यूआरएमपी वाले हो और जो प्रीसीडिंग क्वार्टर है, अगर आप क्यूआरएमपी वाले हो और आपका जो प्रीसीडिंग क्वार्टर का जीएसटीआर 3B फर्निश नहीं करा है, तो आप किस करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं कर पाओगे। जीएसटीआर 1 क्या नहीं कर पाओगे, फर्निश नहीं कर पाओगे। अगर आपने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का, चाहे वो मंथली है चाहे वो क्वार्टरली है, जो भी, अगर आपने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं करा है तो जब तक प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं होगा तब तक करंट टैक्स पीरियड का भी जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं होगा। जब तक प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3B फर्निश नहीं होगा तब तक करंट टैक्स पीरियड का भी जीएसटीआर 1 क्या नहीं होगा, फर्निश नहीं होगा। ओके, फेलियर टू फर्निश बैंक डिटेल्स अंडर रूल 10A। रजिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा था बैंक डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के बाद में भी फर्निश कर सकते हैं। मैक्सिमम समय हमें 30 दिन का दिया गया था। अगर हमने बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं करी है अभी तक और हमारा जीएसटीआर 1 फाइल करने की ड्यू डेट आ गई है, और अभी तक बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं हुई, रजिस्टर्ड हो गए लेकिन बैंक डिटेल फर्निश नहीं हुई। ओके, 30 दिन का समय मिला था, लेकिन 30 दिन के समय से पहले जीएसटीआर 1 फर्निश करने की ड्यू डेट आ गई है। जब तक बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं करोगे आप जीएसटीआर 1 को फर्निश नहीं कर पाओगे। ओके, नाउ लिसन, इंटीमेशन रिसीव्ड हुई है, आपको डिपार्टमेंट से इंटीमेशन रिसीव्ड हुई है अंडर रूल 88C सब रूल 1। अंडर रूल 88C सब रूल 1 क्या कहता है, अंडर रूल 88C सब रूल 1 में इंटीमेशन ये कि डिपार्टमेंट ये कहना चाह रहा है कि आपने पहले के जो जीएसटीआर 1 फर्निश करें उसमें तो डिटेल्स ज्यादा दी है और जीएसटीआर 3B से जो आपने टैक्स पे कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, कम पे कर रहे हो। ठीक है, मतलब एक्सेस डिटेल्स दिए जीएसटीआर 1 में, लेकिन 3B में आप उतना टैक्स का क्या नहीं करे, पेमेंट नहीं करे। तो जीएसटीआर 1 में एक्सेस डिटेल्स दिए लेकिन 3B से क्या हो रहा है, कम का पेमेंट हो रहा है। तो आपको इसकी इंटीमेशन आई है, अभी क्या ये इंटीमेशन आई है, और इंटीमेशन से कहा गया है कि वो जो भी डिफरेंशियल शॉर्ट टैक्स है उसका पेमेंट कर दो, या फिर आप रीजन प्रोवाइड कर दो, एक्सप्लेन कर दो। आप रीजन क्या कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्यों ये इतना अमाउंट पे क्यों नहीं करना है आपको। ओके, तो अगर आपको इंटीमेशन रिसीव हुई है, आप जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं कर सकते अनलेस जब तक कि या फिर तो आप टैक्स क्या नहीं कर देते, पेमेंट नहीं कर देते जो भी अमाउंट स्पेसिफाइड है इंटीमेशन के अंदर, या फिर आप अपना रिप्लाई नहीं दे देते क्यों आप पे नहीं करोगे। तो जब तक आप ये नहीं करोगे और इंटीमेशन आ गई आप अपना जीएसटीआर 1 क्या नहीं कर पाओगे, फर्निश नहीं कर पाओगे। या फिर तो रीजन एक्सप्लेन कर दो पेमेंट नहीं करने के, और या फिर आप क्या कर दो, पेमेंट कर दो, उसके बाद ही जीएसटीआर 1 क्या होगा, फर्निश होगा। अभी तक ना पेमेंट करा है और ना ही आपने क्या दी है उसके रीजंस एक्सप्लेन करे हैं, आपको इंटीमेशन आ गई है, आप जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं कर पाओगे। इंटीमेशन रिसीव्ड अंडर रूल 88D सब रूल 1, अंडर रूल 88D सब रूल 1। यहां पर आपको क्या इंटीमेशन आई है कि आप ज्यादा आईटीसी ले रहे हैं, आपको 2B से जितना ऑटो पॉपुलेट हो रहा है और 3B में आप ज्यादा आईटीसी ले रहे हो। पहले तो क्या था, जीएसटीआर 1 में डिटेल ज्यादा दे रहे हो और 3B से टैक्स का पेमेंट कम कर रहे हो। अब ये बोल रहे हैं 2B में तो ऑटो पॉपुलेट कम हुआ है और 3B से आपने ज्यादा आईटीसी लिया है, इसकी आपको क्या दी है, इंटीमेशन दी है। ठीक है, इंटीमेशन दी है, तो आपको इंटीमेशन में जितना अमाउंट मेंशन करा है जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते, अनलेस ईदर डिपॉजिटेड, जब तक आप डिपॉजिटेड नहीं कर देते, पेड नहीं कर देते, द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन, जब तक पे नहीं कर दोगे आप जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं कर सकते। और हैज फर्निश, जब तक आप फर्निश नहीं कर देते, रिप्लाई एक्सप्लेनिंग द रीजन ऑफ अमाउंट अनपेड, जब तक नहीं कर दोगे आप जीएसटीआर 1 क्या नहीं कर पाओगे, फर्निश नहीं कर पाओगे। तो जब तक के पहले के टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं है, करंट टैक्स पीरियड का भी जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं होगा। पहले के टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3B फर्निश नहीं है तो करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं होगा। अगर आपने अभी तक बैंक डिटेल फर्निश नहीं करी है ओके, तो भी जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं होगा। और या फिर आपको इंटीमेशन आ गई है रूल 88C सब रूल 1, रूल 88D सब रूल 1, रूल 88C सब रूल 1, रूल 88D सब रूल 1। ठीक है ना, एक से तो क्या बोल रहे हैं, आपने टैक्स का पेमेंट कम करा है, और एक से बोल रहे हैं आपने ज्यादा आईटीसी लिया है। तो जब तक आप उसको पे नहीं कर देते या रीजन एक्सप्लेन नहीं कर देते हो तब तक आप जीएसटीआर 1 क्या नहीं कर पाओगे, आप फर्निश नहीं कर पाओगे। ओके, आप क्या नहीं कर पाओगे, फर्निश नहीं कर पाओगे। तो ये लीजिए, कांट फाइल जीएसटीआर 1 या आईएफएफ जो भी है फॉर करंट टैक्स पीरियड। ओके, इफ जीएसटीआर 1 ऑफ प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड इज पेंडिंग, तो जब तक आपका पिछले का जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B क्या नहीं हो जाता, आपका फर्निश नहीं हो जाता, करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 क्या नहीं होगा, फर्निश नहीं होगा। कांट फाइल आप जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं कर सकते आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स, फ्रॉम ड्यू डेट और फ्रॉम क्या है, ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के सिर्फ 3 साल तक ही जीएसटीआर 1 क्या हो सकता होगा, आप क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं उस टैक्स पीरियड का, उसकी ड्यू डेट से कितने ईयर, 3 ईयर्स के बाद में आप वो क्या नहीं कर पाओगे, फाइल नहीं कर पाओगे। और लास्ट पॉइंट है बस, ठीक है, अगर कुछ भी ओमिशन है या फिर कुछ भी मिस्टेक है आपके जीएसटीआर 1 में, कोई भी ओमिशन है या कोई भी मिस्टेक है, आई रिपीट, कोई भी ओमिशन है या कोई भी मिस्टेक है, आप रिवाइज नहीं कर सकते, आप जीएसटीआर 1 को रिवाइज नहीं कर सकते। जीएसटीआर 1 रिवाइज नहीं होता है, इनकम टैक्स जैसे रिटर्न यहां रिवाइज नहीं होते हैं, यहां बस अगले टैक्स पीरियड का, ठीक है ना, जब भी आपको ओमिशन मालूम पड़ती है, मिस्टेक मालूम पड़ती है, उस टैक्स पीरियड का आप जब भी जीएसटीआर 1 फर्निश करोगे उसमें आप पुरानी गलती को रेक्टिफाई कर सकोगे। तो जो करंट टैक्स पीरियड का आप जीएसटीआर 1 फर्निश करोगे उसमें पहले के टैक्स पीरियड में ओमिशन मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकोगे। और अगर मिस्टेक ऐसी है जिससे आपका टैक्स का पेमेंट कम हुआ है तो आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ, सिंपल सी बात है। लेकिन ये आप कब तक रेक्टिफाई कर सकते हो अपनी मिस्टेक और किसको, ओमिशन को, अप टू 13th of November ऑफ फॉलोइंग
फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के अप टू 30 ऑफ क्या है नवंबर, और एनुअल रिटर्न आपने जब भी क्या करा फाइल करा विच एवर इज क्या है अर्लियर है, तो अप टू 30 ऑफ नवंबर ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्या है एनुअल रिटर्न इज GSTR9, GSTR क्या होता है 9 होता है, विच एवर इज अर्लियर, इसका मतलब है वंस अगर आपने एनुअल रिटर्न फर्निश कर दिया, GSTR 9 फर्निश कर दिया, तो आप अपनी मिस्टेक को खुद क्या नहीं कर पाओगे, रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। और अगर आपने अभी तक एनुअल रिटर्न फर्निश नहीं करा लेकिन 30 नवंबर एक्सपायर हो गई है और फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, तो भी आप अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट क्या था, डिस्कशन था किसको लेके, GSTR1 को लेके। एक और पॉइंट बता देता हूं, अगर आपके नो एंट्री है GSTR1 में, किसी भी कॉलम में, कोई भी किसी भी रो में कोई एंट्री नहीं है, कोई भी एंट्री नहीं है, मतलब नील है, तो भी GSTR1 फर्निश करना पड़ेगा, नील GSTR1 फर्निश करना पड़ेगा। हां, आप SMS के थ्रू भी कर सकते हो, SMS के थ्रू भी GSTR1, नील के केस में आप SMS के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन नील GSTR1 भी आपको फर्निश करना पड़ेगा। नील का मतलब होता है उस पूरे GSTR में किसी भी रो के अंदर आपकी कोई डिटेल्स नहीं है, कोई भी डिटेल्स नहीं है पूरे GSTR के अंदर 1 के अंदर, उसे हम बोलते हैं नील GSTR, लेकिन उसकी भी फर्निशिंग करनी ही पड़ेगी। SMS के थ्रू कर सकते हो, आप चाहे तो SMS के थ्रू कर सकते हो। ओके, इसके बाद तो GSTR 2A और 2B वो तो हमारे लिए एक ही पेज का है। स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई, ये हमको कोई फर्निश नहीं करना पड़ता। GSTR1 हम फर्निश करते हैं, 2A 2B हमें फर्निश नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। 2A GSTR 2A क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई होता है। स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई डायनामिक होता है, डायनामिक मतलब रोज इसके अंदर डिटेल्स क्या होती है, चेंज होती है। जब तक आपका सप्लायर अपना GSTR1 क्या नहीं करता, फर्निश नहीं करता, IFF फर्निश नहीं करता, ये GSTR 2A क्या होगा, डायनामिक होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। मतलब मान लीजिए 1 तारीख को उसने GSTR1 में कोई डिटेल डाली, फर्निश नहीं करा, बस डिटेल डाल दी पोर्टल पे, 2 तारीख को डाली, 3 तारीख को डाली, 4 को डाली, 5 को डाली, 6 को भी डाली, 7 को डाली, 8 को डाली, 9 को डाली, 10 को डाली, फिर 11 को भी डाली और GSTR1 फर्निश कर दिया। तो ये रोज डायनामिक है, रोज इसके अंदर आपको आपका ITC चेंज होता हुआ दिखेगा, आपको डिटेल क्या होती होगी, चेंज होती हुई आपको दिखेगी। तो GSTR जो है 2A डायनामिक है, ये कोई स्टैटिक नहीं है कि एक बार जो देख लिया कल भी क्या रहेगा वही रहेगा, नहीं। GSTR 2A अभी जो देखा, हो सकता है 5 मिनट बाद उसमें डिटेल्स क्या हो जाएगी और भी ऐड हो जाएगी। ओके, GSTR 2A में डिटेल्स कहां से आती है, तो GSTR1 से आती है, IFF से आती है। GSTR1 जिसकी फाइलिंग अप टू 11 तक होती है, अप टू 11 तक मतलब 11 तारीख तक कर सकता है सप्लायर, 1 को भी कर सकता है, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी कर सकता है। ओके, फर्निशिंग 11 तारीख तक कर सकते हो और IFF को अप टू 13 तक कर सकते हो। इसमें इस बात डाली सारी डिटेल 2A में क्या होती है, ऑटो पॉपुलेट होकर दिखती है। NRTP अपना GSTR5 फर्निश करता है, NRTP अपना GSTR5 फर्निश करता है। कौन सा फाइल करता है, GSTR5 फर्निश करता है, उससे हमें ऑटो ड्राफ्ट होता है। GSTR5 से हमें ऑटो ड्राफ्ट होता है किसके अंदर, 2A के अंदर, ठीक है। ISD वाला GSTR6 फाइल करता है, ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिसका काम ITC को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, जो कॉमन इनपुट सर्विस होती है उसके ITC को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ISD इनवॉइस इशू करके वो अपना फाइल करता है, GSTR6 फाइल करता है और उससे ऑटो पॉपुलेट होता है रिसिपिएंट को। 2A में क्या होता है, ऑटो पॉपुलेट होता है। TDS TCS का ITC नहीं मिलता, ठीक है ना। ये हमारे ई कैश लेजर में जाकर क्रेडिट होंगे, ये हमारे ई कैश लेजर में जाकर क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। लेकिन फिर भी TDS वाले ने जो GSTR7 फाइल कराया और जो फ्लिपकार्ट ने अपना GSTR8 फर्निश कराया, ये भी डिटेल हमें 2A में ऑटो पॉपुलेट होकर आती है, 2A में ऑटो पॉपुलेट होकर आती है, लेकिन ITC नहीं मिलता। ये हमारी कोई इनवर्ड सप्लाई नहीं है कि जिस पे क्या हुआ हो TCS हुआ। TCS हमारी आउटवर्ड सप्लाई पे होता है, TDS भी हमारी आउटवर्ड सप्लाई पे होता है, लेकिन ITC हमें इनवर्ड सप्लाई पे मिलता है। तो TDS और TCS दोनों ही हमारी आउटवर्ड सप्लाई पे हुए हैं। आई रिपीट, TDS और TCS दोनों ही हमारी आउटवर्ड सप्लाई पे हुए हैं, तो इसको हमें ITC नहीं मिलेगा। हमें कहां जाके मिलेगा, ई कैश लेजर में क्या होगा, क्रेडिट होगा ये। ओके, और जो इंपोर्ट है या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर से अपन ने कोई सप्लाई लिया, डीम्ड इंपोर्ट है, जिसका डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, तो वो भी हमें कस्टम से ऑटो पॉपुलेट होता है, किसमें, 2A में, ठीक है ना। 2A में क्या होता है, ऑटो पॉपुलेट होता है। तो इंपोर्ट पे IGST पे होता है, चाहे इंपोर्ट ऑफ क्या हो, गुड्स हो या डीम्ड इंपोर्ट हो। डीम्ड इंपोर्ट का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर से कोई सप्लाई ली है, ठीक है ना, सप्लाई लिए, बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट होता है, IGST पे होता है, वो ऑलवेज इंटरेस्टेड सप्लाई, वो भी हमें 2A में ही क्या होती है, ऑटो पॉपुलेट होती है। ISD वालों को किसमें ऑटो पॉपुलेट होती है, 6A में। खुद ISD वाला तो GSTR6 फाइल करता है, खुद ISD वाला GSTR6 फाइल करता है और खुद को ऑटो पॉपुलेट होता है GSTR6A में। GSTR6A में खुद को ऑटो पॉपुलेट होता है और वो GSTR6 क्या करता है, फाइल करता है। ओके, कंपोजिशन वाले को GSTR4A में ऑटो पॉपुलेट होता है, खुद तो GSTR4 फर्निश करता है एनुअली, लेकिन इसको ऑटो पॉपुलेट होता है GSTR किसके अंदर, 4A के अंदर। तो कंपोजिशन वालों को कहां ऑटो पॉपुलेट होता है, 4A में। ISD वाले को GSTR किसमें, 6 में। बाकी को 2A में क्या होता है, ऑटो पॉपुलेट होता है। और 2A डायनामिक स्टेटमेंट है और ये एक डायनामिक स्टेटमेंट है, ये डायनामिक स्टेटमेंट है। ओके, नाउ GSTR 2B एक स्टैटिक स्टेटमेंट है, 2B एक स्टैटिक स्टेटमेंट है। ये भी आपको फाइल नहीं करना है, ना तो 2A फाइल होता है, ना ही 2B क्या होता है, फाइल होता है। ये आपको इनवर्ड ऑटो पॉपुलेट होके मिलता है। 2A डायनामिक होता है 11 तारीख तक या फिर 13 तारीख तक, क्योंकि आपके सप्लायर 11 तारीख तक क्या करेंगे, GSTR1 की फर्निशिंग करेंगे, या QRMP वाले हैं तो 13 तक वो क्या करेंगे, IFF की या GSTR1 की फर्निशिंग करेंगे। तो जब तक वो फर्निशिंग करेंगे, कर सकेंगे, डिटेल्स डालेंगे, तब तक वो आपको डायनामिक क्या होगा, दिखता रहेगा। ओके, इस तारीख के बाद में वो फर्निश नहीं कर सकते, 11 तारीख के बाद में GSTR1 फर्निश नहीं कर सकते, 13 तारीख के बाद में IFF क्या नहीं होगा, फर्निश नहीं होगा। तब आपको क्या दिखेगा, आपका 2B दिखेगा। फिर आपको क्या दिखेगा, 2B दिखेगा कौन सी तारीख को, 14 को। कौन सी तारीख को दिखेगा, 14 को दिखेगा, क्योंकि आपके कुछ सप्लायर मंथली टैक्स पेड वाले हो सकते हैं और कुछ QRMP वाले भी हो सकते हैं। अगर मंथली वाले हैं तब तक वो 11 तारीख तक ही डिटेल्स दे सकते हैं, लेकिन QRMP वाले तो अप टू 13 तक IFF की फर्निशिंग कर सकते हैं, अप टू 13 तक GSTR1 की फर्निशिंग कर सकते हैं। इसलिए GSTR 2B जो
स्टैटिक है, जो स्टैटिक है इसमें कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ये किसी भी टैक्स पीरियड का स्टैटिक स्टेटमेंट क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। और ये आपको स्टैटिक स्टेटमेंट अवेलेबल होगा कब, 14th को, ये अवेलेबल होगा 14th ऑफ फॉलोइंग मंथ को, 14th ऑफ फॉलोइंग मंथ को। जीएसटीआर 2बी जो एक स्टैटिक स्टेटमेंट होता है, स्टैटिक स्टेटमेंट होता है, ओके, डेट ऑफ जनरेशन ऑफ 2बी, डेट ऑफ जनरेशन ऑफ 2बी 14 से पहले ये जनरेट नहीं होता है, 14 से पहले ये जनरेट नहीं होता है, ओके, 14 से पहले ये जनरेट नहीं होता। लेकिन जो 2A होता है वो डायनामिक है, 1 तारीख को भी खोल के देखो, 2 तारीख को भी खोल के देखो, 3 को, 4 को, 5 को, रोज देख लीजिए आप, एक दिन में 10 बार ओपन करिए, आपको डिटेल चेंज होती हुई दिखेगी, ओके। और 2B अवेलेबल नहीं होगा, 2B 14th को ही अवेलेबल होगा और वो भी स्टैटिक होगा, इसकी एंट्री कभी क्या नहीं होती है, चेंज नहीं होती है, ओके। अब ये जो आपका स्टेटमेंट है इनवर्स सप्लाई का, इसमें कौन कौन सी डिटेल्स आती है, कौन कौन सी डिटेल्स आती है, नाउ लिसन। मान के चलते हैं कि ये कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं हम, दिसंबर टैक्स पीरियड की बात कर रहे हैं, दिसंबर टैक्स पीरियड की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिसंबर टैक्स पीरियड की बात करें तो जो आपके सप्लायर होंगे, जो आपके कौन होंगे, सप्लायर होंगे, सप्लायर, वो 11 जनवरी तक, वो 11 जनवरी 2025 तक, 11 जनवरी 2025 तक क्या कर सकेंगे, फर्निशिंग कर सकेंगे जीएसटीआर 1 की। और क्यूआरएमपी वाले होंगे तो अप टू 13th ऑफ जनवरी 2025 तक आईएफएफ या जीएसटीआर 1 की क्या कर सकेंगे, फर्निशिंग कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें जो फर्निशिंग करोगे वही तो 2A में रिसिपेंट को ऑटो पॉपुलेट होगा, वही तो क्या होगा, 2A में ऑटो पॉपुलेट होगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। इससे पहले वाला टैक्स पीरियड कौन सा था, नवंबर था, ओके, क्या था, नवंबर था। नवंबर की फाइलिंग कब होती है, 11th ऑफ दिसंबर 2024 या फिर 13th ऑफ दिसंबर 2024 को होती है जीएसटीआर 1 या आईएफएफ की फर्निशिंग होती है। और रिसिपेंट को 2A में क्या होता है, ऑटो पॉपुलेट होता है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब इन डेट के बाद में, इस डेट का मतलब है 12 दिसंबर ऑनवर्ड्स आपके जो सप्लायर्स हैं वो पोर्टल पे जो भी इनवॉइस की डिटेल्स क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, इनवॉइस की डिटेल्स क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। और आपके अगर सप्लायर कौन है, क्यूआरएमपी वाले हैं, तो जो 14th ऑफ दिसंबर से जो भी क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, जो भी क्या करेंगे वो अपलोड करेंगे। ये 11 दिसंबर तक जो भी उन्होंने क्या करा होगा, अपलोड करा होगा, ठीक है ना। ये तो आपके रिसिपेंट के, ठीक है ना, 2B में आ गया होगा। 2B कब मिला होगा, 14th ऑफ दिसंबर 2024 को, ओके। और ये भी कब आ गया होगा, 14th ऑफ दिसंबर 2024 को आ गया, ओके। जो फाइलिंग उन्होंने कब कर दी, 11 दिसंबर 13 दिसंबर को कर दी। लेकिन इस डेट के बाद में जो फाइलिंग कर रहे हैं, इस ड्यू डेट के बाद में जो वो डिटेल्स अपलोड कर रहे हैं पोर्टल पे जो भी अपलोड कर रहे हैं, और कब तक अपलोड कर रहे हैं, वो अपलोड कर रहे हैं 11 जनवरी 2025 तक या फिर 13 जनवरी 2025 तक। जो क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, जो अपलोड करेंगे वो हमारे रिसिपेंट को अवेलेबल होगा 14th ऑफ जनवरी 2025 के जीएसटीआर 2B के अंदर, ठीक है। तो बात समझ में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो आफ्टर ड्यू डेट ऑफ प्रीवियस मंथ जो नवंबर था, नवंबर मंथ का जीएसटीआर 1 और आईएफएफ फर्निशिंग करने की जो ड्यू डेट थी, उसके बाद में जो डिटेल्स आप इनवॉइस की पोर्टल पे क्या कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, मतलब 12 हो गया जीएसटीआर 1, 14 हो गया आईएफएफ के लिए। तो 13 तारीख के बाद में, 13 तारीख के बाद का मतलब क्या हो गया, 14 से, और 11 तारीख के बाद में मतलब क्या हो गया, 12 से। तो पिछले टैक्स पीरियड का जो 11 तारीख थी या 13 तारीख थी, उसके बाद में जो पोर्टल पे आप क्या कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो। और करंट टैक्स पीरियड में 11 तारीख तक या 13 तारीख तक जो भी पोर्टल पे डिटेल्स क्या होगी, अपलोड होगी, ठीक है, वो आपको 2B में क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। 2B में क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप इसको नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको और समझा देता हूं, डायग्राम से समझा देता हूं। देखो ये नवंबर मंथ है, नवंबर 2024 हो गया, ये आपका कौन हो गया, सप्लायर हो गया। एग्जांपल बहुत इजी दे रहा हूं तो एक बार में समझ लीजिएगा। आपके सप्लायर ने 11 दिसंबर 2024 को जीएसटीआर 1 की क्या करी होगी, फर्निशिंग करी होगी, ओके। और अगर क्यूआरएमपी वाला होगा तो 13th ऑफ दिसंबर को उसने आईएफएफ की क्या करी होगी, फर्निशिंग करी होगी। और इस डेट तक उसने जो भी फर्निश कर दिया, फर्निश कर दिया, हम जो रिसिपेंट है वो हमें ऑटो पॉपुलेट होकर आ चुकी है, कौन से को, 14th ऑफ दिसंबर 2024 के जीएसटीआर 2B के अंदर क्या हो गई है, ऑटो पॉपुलेट होकर, ऑटो ड्राफ्ट होकर आ गई है, ठीक है ना। इसी में आ गई है। 11 तारीख को फाइल करा, ये 14 को क्या हो गया, जनरेट हो गया, ये क्या हो गया, जनरेट हो गया। 14 को जनरेट होता है, 13 तारीख को फर्निश हुआ तो ये 14 को जनरेट हो गया, और इसमें जो डिटेल गई वो सब इसमें आ गई है, वो सब क्या आ गई है, इसमें आ गई है। नाउ लिसन। अब इस डेट के बाद में जो भी क्या कर रहे हैं वो पोर्टल पे डाल रहे हैं। इस डेट का मतलब क्या हो गया, 12 दिसंबर 2024, और इस वाले केस में हो गया 14th ऑफ दिसंबर 2024। तो इस डेट और इस डेट से ऑनवर्ड्स वो जो भी क्या करेगा, पोर्टल पे अपलोड करेगा। और कब तक, अब हम आ जाते हैं दिसंबर मंथ। तो दिसंबर मंथ का कब होता है, दिसंबर मंथ का होता है 11 जनवरी 2025, और क्यूआरएमपी वाला हुआ तो 13th ऑफ जनवरी 2025। तो इस बीच में वो जो भी डिटेल्स पोर्टल पे क्या करेगा, अपलोड करेगा। इस बीच में जो भी डिटेल्स वो पोर्टल पे क्या करेगा, अपलोड करेगा। हम जो रिसिपेंट है हमको जीएसटीआर 2B में डिटेल आ जाएगी, जो जनरेट होने वाला है 14th ऑफ जनवरी 2025 को। इसका मतलब क्या हुआ, प्रीसीडिंग जो टैक्स पीरियड था, नवंबर जो था, प्रीसीडिंग जो क्या था, टैक्स पीरियड था आपका, ओके, उसका जीएसटीआर 1 और आईएफएफ फर्निश करने की जो ड्यू डेट थी उसके अगले दिन से, ओके। और ये जो करंट टैक्स पीरियड है दिसंबर, इस दिसंबर मंथ का जो सप्लायर की जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फर्निश करने की जो भी क्या है ड्यू डेट है, इस बीच में जो भी डिटेल्स पोर्टल पे क्या करी है, अपलोड हो रही है, वो रिसिपेंट को 14th ऑफ जनवरी 2025 में क्या हो जाएगी, जो जनरेट होगा उसमें वो डिटेल्स क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको यहां पर क्या आ गई है, अच्छे से समझ में आ गई है। अब लास्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन ऑन अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। ऑटो पॉपुलेट होके तो आ रहा है, ऑटो ड्राफ्ट होके तो आ रहा है रिसिपेंट को ऑटो ड्राफ्ट होके आ रहा है 2B के अंदर, लेकिन आप आईटीसी नहीं ले सकते। ऑन अवेलमेंट ऑफ आईटीसी फ्रॉम सप्लायर, अगर आपने किसी पर्टिकुलर सप्लायर से सप्लाई ली है, ठीक है, उसने डिटेल्स भी क्या कर दी है, डाल दी है, आपको ऑटो पॉपुलेट होके भी 2B में आई है, फिर भी आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते, क्योंकि उसका आईटी उससे खरीदने पे आईटीसी क्या हो रखा है, रेस्ट्रिक्टेड हो रखा है। ये अपन ने आईटीसी चैप्टर में भी पढ़ा था। अगर आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड होता है तो भले ऑटो पॉपुलेट होके भी आ जाए, ठीक है, तो भी हम उसका आईटीसी नहीं ले पाते। अब ये रेस्ट्रिक्टेड कब हो जाता है, अगर उस सप्लायर ने, वो रजिस्टर्ड सप्लायर जिससे अपन ने सप्लाई ली, डिफॉल्टेड, वो डिफॉल्टेड है, हम डिफॉल्टेड नहीं है, वो जो रजिस्टर्ड सप्लायर है ना वो डिफॉल्टेड है इन पेमेंट ऑफ किसमें, टैक्स में, ठीक है ना। फॉर कंटिन्यूड फॉर सच टैक्स पीरियड, जितना भी रूल बना के वो बताएंगे कि इतने टैक्स पीरियड के लिए अगर कोई डिफॉल्ट में रहता है तो ऐसे रजिस्टर्ड सप्लायर से अपन ने सप्लाई ली, अपना आईटीसी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो डिफॉल्टेड है इन पेमेंट ऑफ
ऑफ टैक्स, हम डिफॉल्टेड नहीं है, वो सप्लायर डिफॉल्टेड है इन पेमेंट ऑफ किसमें टैक्स में, तो उससे खरीदने पे आईटीसी क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, हम आईटीसी नहीं ले पाएंगे। ओके, आउटपुट टैक्स पेबल एज पर जीएसटीआर 1, वो जो रजिस्टर्ड सप्लायर है उसका जो आउटपुट टैक्स पेबल है जीएसटीआर 1 से, ठीक है, इज इन एक्सेस, वो ज्यादा है आउटपुट टैक्स पेड, जो उसने जीएसटीआर 3B से जो टैक्स पे करा है वो तो कम पे करा है, और जो आउटपुट टैक्स पेबल है जीएसटीआर 1 से वो ज्यादा है, ऐसे रजिस्टर्ड सप्लायर से अपन ने सप्लाई ली है तो हमारा आईटीसी क्या हो सकता है, रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स पेड क्या है, कम है, और आउटपुट टैक्स पेबल एज पर जीएसटीआर 1 क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, सच लिमिट का मतलब रूल बनाएंगे और रूल बना के बताएंगे कि कितनी लिमिट से ज्यादा होगा तो आईटीसी क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट होगा। अभी थ्योरेटिकल चल रहा है। अब वो जो रजिस्टर्ड सप्लायर है ना, उसने अवेल्ड करा है एक्सेस आईटीसी। आईटीसी किससे अवेल करते हैं, 3B से, 3B रिटर्न से, 3B रिटर्न से अपन टैक्स का पेमेंट करते हैं, उसी से अपन आईटीसी भी क्या करते हैं, अवेल करते हैं। ठीक है, समरी स्टेटमेंट होता है कि कितने आपका आउटपुट टैक्स पेबल बन रहा है, कितना आईटीसी है, तो 3B से जो आपने आईटीसी अवेल करा है वो इन एक्सेस अवेल करा है ऑफ किससे, जीएसटीआर 2B। 2B में आईटीसी कम है, ऑटो पॉपुलेट होकर कम आया है, और 3B से आपने आईटीसी क्या करा है, ज्यादा अवेल करा है। 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर कम आया है और 3B से आपने ज्यादा आईटीसी अवेल करा है। पहले तो क्या था, जीएसटीआर 1 से आपने आउटपुट टैक्स पेबल ज्यादा है और 3B से कम पे करा है, और इसमें क्या 3B से ज्यादा आईटीसी लिया और 2B से आईटीसी आपका क्या है, कम है, सच लिमिट, रूल बना के बताएंगे कितनी क्या है लिमिट है। तो ऐसे रजिस्टर्ड सप्लायर आप सप्लाई लोगे तो आईटीसी क्या हो सकेगा, ब्लॉक हो सकेगा। और वो जो रजिस्टर्ड सप्लायर है डिफॉल्ट ऑफ रूल 86B, डिफॉल्ट ऑफ रूल 86B, रूल 86B क्या बोलता था, आपको कम से कम 1% टैक्स लायबिलिटी कैश में पे करनी पड़ेगी, भले आपके पास में आईटीसी भर क्यों, मिनिमम 1% आपको टैक्स किसमें पे करना पड़ेगा, ई कैश में पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम आप 99% आईटीसी के यूटिलाइजेशन से पे कर सकते हो। अगर उस रजिस्टर्ड सप्लायर पे रूल 86B की एप्लीकेबिलिटी हो रही है, उस रजिस्टर्ड सप्लायर पे रूल 86B की एप्लीकेबिलिटी हो रही है और उसने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, उसने डिफॉल्ट कर दिया, उस पे रूल 86B की एप्लीकेबिलिटी है। रूल 86B की एप्लीकेबिलिटी तभी होती है जब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 लाख से ज्यादा हो, तो उस पे रूल 86B एप्लीकेबल है और उसने उसमें क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया है। ठीक है, तो हम जो रिसिपेंट है, हमने जो उससे क्या लिया, सप्लाई ली रजिस्टर्ड सप्लायर से, तो हमारा आईटीसी क्या हो सकेगा, रेस्ट्रिक्ट हो सकेगा। ओके, तो ये हमारा जीएसटीआर 2A 2B था, कहीं पर भी इसमें कोई डेट नहीं थी, इसकी कोई फाइलिंग नहीं होती है। ये स्टेटमेंट हमारी इनवर्ट सप्लाई का था, 2A डायनामिक था, 2B कौन सा था, स्टैटिक था। 14th को क्या होता है, जनरेट होता है, ये सिस्टम जनरेट होता है, और 14th को क्या होता है, जनरेट होता है। डेट ऑफ जनरेशन ऑफ 2B कौन सा होता है, 14th ऑफ क्या होता है, फॉलोइंग मंथ होता है। ओके, अब हम आ जाते हैं किस पे, रिटर्न पे। ये जो चैप्टर है हमारा कौन सा, रिटर्न है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। 3B भी करेंगे, 4 भी करेंगे, 5 भी करेंगे, 6, 7, 8, 9, 9A, ठीक है, 9B, 9C, जीएसटीआर 10, जीएसटीआर 11। ओके, तो वो हम सब की क्या करते हैं, आइए देखते हैं। यस, तो अब हम आते हैं रिटर्न पे। जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 3B। हाँ, जीएसटीआर 3B ही रिटर्न है। ओके, वैसे तो ओरिजिनली तय हुआ था कि रिटर्न जीएसटीआर क्या होगा, 3 होगा। ओके, लेकिन नाउ अब क्या है, जीएसटीआर 3B को ही क्या मान लिया गया है, रिटर्न मान लिया गया है। नॉर्मल टैक्स पेयर, नॉर्मल टैक्स पेयर, नॉर्मल का मतलब है कंपोजिशन वाला 3B फाइल नहीं करता, वो जीएसटीआर 4 फाइल करता है। आईएसडी वाला जीएसटीआर 6 करता है, एनआरटीपी वाला जीएसटीआर 5 करता है, टीडीएस वाला जीएसटीआर 7 करता है, टीसीएस वाला जीएसटीआर 8 करता है, और ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले विदेशी ओआईडीआर वाले जीएसटीआर 5A क्या करते हैं, फर्निश करते हैं। ओके, इंक्लूडिंग सीटीपी जीएसटीआर 1 भी फर्निश करता है और जीएसटीआर 3 भी क्या होता है, फर्निश करना होता है। मंथली अगर आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं करा है, अगर आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं करा है तो आप मंथली जीएसटीआर 3B की क्या करेंगे, फर्निशिंग करेंगे अप टू 20th ऑफ फॉलोइंग मंथ, अप टू 20th ऑफ फॉलोइंग मंथ, अप टू 20th ऑफ फॉलोइंग मंथ, और रिटर्न के साथ ही आप टैक्स का पेमेंट करेंगे। तो जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी वही आपके टैक्स के पेमेंट की भी ड्यू डेट होगी, जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी वही टैक्स का पेमेंट करने की भी क्या होगी, ड्यू डेट होगी। तो अप टू 20th ऑफ क्या फॉलोइंग मंथ, समरी डिटेल्स होती है इसमें कि आईटीसी, आउटपुट टैक्स पेबल की, इन सब की क्या होती है, समरी डिटेल्स होती है। नील रिटर्न। इवन अगर आपका कोई टैक्स पेबल नहीं है, कुछ आईटीसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओके, कोई भी डिटेल्स नहीं है, तो भी आपको जीएसटीआर 3B फर्निश करना पड़ेगा। अगर जीएसटीआर 3B की कोई डिटेल नहीं है, कोई भी डिटेल नहीं है, सिंगल डिटेल भी नहीं है, ओके, तो भी आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना होगा। हाँ, आप एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आपको जीएसटीआर 3B उस केस में भी नील जीएसटीआर 3B फर्निश करना पड़ेगा। नाउ क्यूआरएमपी जीएसटीएन वाइज। क्यूआरएमपी जो होता है ये पैन बेसिस नहीं है, ये जीएसटीएन बेसिस है। आप एक जीएसटीएन बेसिस पे ऑप्ट कर सकते हैं और एक जीएसटीएन पे आप मंथली क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। ओके, क्यूआरएमपी के लिए कौन एलिजिबल है, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया पैन बेसिस ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, मतलब अप टू 5 CR है, तो आप क्या कर सकते हो, क्यूआरएमपी ऑप्ट कर सकते हो। क्यूआरएमपी ऑप्ट करने पे आपका जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली होगा, आपका जीएसटीआर 3B भी क्वार्टरली होगा, आपका जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली होगा और जीएसटीआर 3B भी क्या होगा, आपका क्वार्टरली होगा। ओके, जीएसटीआर 1 होगा अप टू 13th ऑफ फॉलोइंग मंथ, क्वार्टर एंड के फॉलोइंग मंथ के अप टू 13 तक, क्वार्टर एंड के फॉलोइंग मंथ के क्या है, अप टू 13 तक। और 3B होगा अगर आप मंथली वाले हो, आपका टैक्स पेड मंथली है, तो जीएसटीआर 3B अप टू 20th ऑफ क्या होता है, फॉलोइंग मंथ होता है, अप टू 20th ऑफ फॉलोइंग मंथ होता है। लेकिन जब क्यूआरएमपी करते हो आप, जब आप क्यूआरएमपी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो, तो आपकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है या फिर तो 22 तारीख होती है और कुछ स्टेट में 24 तारीख होती है। जैसे राजस्थान में 24 है, ठीक है, जैसे राजस्थान में 24 है तो कुछ स्टेट में 22 है और कुछ स्टेट में 24 है, 20th नहीं है। क्यूआरएमपी वालों के लिए रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 20th नहीं है, उनके लिए ईदर 22nd होगी या 24th होगी, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग होती है। ओके, क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फर्निश करते हैं या फिर तो 22 तक या 24, राजस्थान में 24 है। अप टू एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 CR करंट फाइनेंशियल ईयर, और ये क्यूआरएमपी आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया पैन बेसिस अप टू 5 CR तक ही होगा। जिस भी क्वार्टर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR को एक्सीड कर जाता है, उसकी फॉलोइंग क्वार्टर में, उसका जो फॉलोइंग क्वार्टर होगा, ठीक है ना। ओके, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ये क्वार्टर तो क्यूआरएमपी में ही होगा, लेकिन आपको नेक्स्ट क्वार्टर से क्या करना होगा, वैसे मंथली ही रिटर्न क्या करना होगा, फाइल करना होगा। कब से, नेक्स्ट क्वार्टर में आपको मंथली ही रिटर्न क्या करना होगा, फाइल करना होगा। तो जैसे करंट फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर जैसे 5 CR को एक्सीड करेगा, आपका उस नेक्स्ट फॉलोइंग जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर होगा, आपका क्यूआरएमपी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
ओके नाउ टू ऑप्ट क्यूआरएमपी क्यूआरएमपी को ऑप्ट करना होता है। आप एलिजिबल हो तो आप ऑप्ट कर सकते हो। आपको ऑप्ट करना होगा टू ऑप्ट क्यूआरएमपी फर्निश्ड लास्ट रिटर्न। आपने लास्ट टैक्स पीरियड का आपने रिटर्न क्या कर दिया, फर्निश कर दिया। जीएसटीआर 3B फर्निश करा हुआ हो जिस दिन आप ये ऑप्ट करना चाहते हैं, जिस दिन आप क्यूआरएमपी ऑप्ट करना चाहते हैं, उस दिन आपने जो आपका प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड है, प्रीसीडिंग जो टैक्स पीरियड मंथली था अभी तक, तो ठीक है ना, तो आपने उसका जीएसटीआर 3B फर्निश कर रखा है, तो ही आप क्या कर सकते हो, क्यूआरएमपी को ऑप्ट कर सकते हो। जैसे कि आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस क्वार्टर से आप क्यूआरएमपी को ऑप्ट करना चाहते हो, तो इससे जो प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड था सितंबर था, तो आपने सितंबर मंथ का जीएसटीआर 3B क्या कर दिया हो, फर्निश कर दिया हो। आपने सितंबर मंथ का जीएसटीआर 3B क्या कर दिया हो, फर्निश कर दिया हो। जिस दिन ये आप क्या करना चाहते हो, ऑप्ट करना चाहते हो, जिस दिन ये आप ऑप्ट करना चाहते हो, आपने उसमें प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का रिटर्न क्या कर दिया हो, फर्निश कर दिया हो। आप कब तक ऑप्ट कर सकते हो, अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर से ऑप्ट करना चाहते हो, अगर आप क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंडिंग क्वार्टर से क्यूआरएमपी को ऑप्ट करना चाहते हो, तो ऑप्ट करने की जो विंडो रहेगी पोर्टल पे, ऑप्ट करने की जो विंडो होगी वो कब से लेकर कब तक रहेगी, जो आपका फर्स्ट डे ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, जो प्रीसीडिंग क्वार्टर था, जो आपका प्रीसीडिंग क्वार्टर था, अभी तक तो आपका टैक्स पीरियड मंथली ही चल रहा था, लेकिन जो भी आपका प्रीसीडिंग क्वार्टर था, उस प्रीसीडिंग क्वार्टर का जो सेकंड मंथ था, उस सेकंड मंथ की जो फर्स्ट डेट थी, आपका जो प्रीसीडिंग क्वार्टर था, उस प्रीसीडिंग क्वार्टर का जो सेकंड मंथ था, सेकंड मंथ की जो फर्स्ट डेट थी, आप उस डेट से कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो करंट क्वार्टर के लिए। तो अगर आपका क्वार्टर कौन सा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए ऑप्ट करना चाहते हो, तो प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर हो गया। इस क्वार्टर का सेकंड मंथ कौन सा हो गया, अगस्त हो गया, और अगस्त की फर्स्ट डेट क्या होगी, 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से आप क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो फॉर किसके लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और ये पोर्टल पे विंडो कब तक ओपन रहेगी, टिल लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ क्या है क्वार्टर, टिल लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ क्या है क्वार्टर, करंट क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ है उसकी लास्ट डेट तक। करंट क्वार्टर कौन सा हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हुआ, इसका फर्स्ट मंथ कौन सा हुआ, अक्टूबर हुआ, और अक्टूबर मंथ की लास्ट डेट कौन सी हुई, 31 अक्टूबर हुई। तो अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी को ऑप्ट करना चाहते हो, तो जो इसका प्रीसीडिंग क्वार्टर था, जुलाई अगस्त सितंबर था, उस क्वार्टर का जो क्या था, सेकंड मंथ था, उस सेकंड मंथ की जो फर्स्ट डेट थी 1 अगस्त 2024 से लेकर ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ है और इस फर्स्ट मंथ की जो लास्ट डेट है, इस डेट तक आप क्यूआरएमपी को क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। तो प्रीसीडिंग क्वार्टर के सेकंड मंथ की फर्स्ट डेट से करंट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट तक आप क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। ओके और अगर कभी आपको ऑप्ट आउट भी करना है तो भी विंडो यही रहेगी, वॉलंटरी ऑप्ट आउट फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर, वॉलंटरी ऑप्ट आउट फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर। अगर आप कभी भी वॉलंटरी ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो वो नेक्स्ट क्वार्टर से होगा, ठीक है ना, क्या होगा, नेक्स्ट क्वार्टर से होगा। ये वाला क्वार्टर तो आपको क्यूआरएमपी ही करना होगा, तो वॉलंटरी भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। आप क्यूआरएमपी से वॉलंटरी भी ऑप्ट आउट कर सकते हो, भले आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 सीआर को एक्सीड नहीं करा, तो भी आप वॉलंटरी क्या कर सकते हो, ऑप्ट आउट कर सकते हो। टाइम लिमिट सेम रहेगी। अगर मान लीजिए आप नेक्स्ट क्वार्टर जो है आपका जनवरी फरवरी मार्च है, इसमें अब आप क्यूआरएमपी से ऑप्ट आउट होना चाहते हो, तो टाइम लिमिट वही रहेगी। इससे जो हमारा प्रीसीडिंग क्वार्टर था, प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उस क्वार्टर का जो सेकंड मंथ था, उस सेकंड मंथ की जो फर्स्ट डेट थी, दैट इज 1 नवंबर 2024 से जो करंट क्वार्टर है, करंट क्वार्टर कौन सा है हमारा, जनवरी फरवरी मार्च है, इसका जो फर्स्ट मंथ है और इस फर्स्ट मंथ की जो क्या है लास्ट डेट है, ठीक है ना, इस बीच से लेकर आप इस बीच तक ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो ऑप्ट इन करने की और ऑप्ट आउट करने का प्रोविजन कौन सा है, सेम है। प्रीसीडिंग क्वार्टर के सेकंड मंथ की फर्स्ट डेट से करंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट तक आप ऑप्ट इन कर सकते हैं और ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ऑप्ट आउट होगा आपका कौन से, नेक्स्ट क्वार्टर से। ओके और एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 5 सीआर, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 5 सीआर, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 5 सीआर, तो जिस भी क्वार्टर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 सीआर को एक्सीड हो जाएगा, तो उसका जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा, उसके नेक्स्ट क्वार्टर से आप क्यूआरएमपी से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। उसके नेक्स्ट क्वार्टर से आप क्यूआरएमपी से बाहर होगे, ठीक है। ये क्वार्टर तो क्यूआरएमपी में ही चलेगा, नेक्स्ट क्वार्टर से आप क्यूआरएमपी से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। टाइम पीरियड क्या रहेगी, सेम रहेगी, वही 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी 2025 तक आप ऑप्ट आउट पीरियड रहेगा। नाउ अब अगर आप क्यूआरएमपी ऑप्ट कर लेते हो, ठीक है, तो पेमेंट क्या होगा, वैसे अगर आप क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं करते हो तो रिटर्न भी मंथली होगा, पेमेंट भी मंथली होगा, रिटर्न भी मंथली होगा, पेमेंट भी मंथली होगा, क्योंकि रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट ही पेमेंट करने की ड्यू डेट होगी। तो अप टू 20th ऑफ क्या होगा, फॉलोइंग मंथ होगा, अप टू 20th ऑफ क्या होगा, फॉलोइंग मंथ होगा, पेमेंट करने की ड्यू डेट होगी। आपको सेल्फ असेस्ड टैक्स का पेमेंट करना होगा, आपको जीएसटीआर 3B से सेल्फ असेस्ड टैक्स का पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट कर लिया, वैसे तो रिटर्न के साथ में टैक्स का पेमेंट होता है, जीएसटी में रिटर्न के साथ में टैक्स का पेमेंट होता है, लेकिन क्यूआरएमपी में फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ ऑफ जो क्वार्टर होता है उसमें रिटर्न फर्निश नहीं होता है। क्वार्टरली रिटर्न क्या होता है, फर्निश होता है, लेकिन पेमेंट तो मंथली ही करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट और सेकंड मंथ होगा, फर्स्ट और जो सेकंड मंथ ऑफ क्वार्टर होगा, उसमें आप पेमेंट करोगे अप टू 25th तक। अप टू क्या करोगे, 25th तक आप पेमेंट करोगे। और पेमेंट कैसे करोगे, पीएमटी 06 से करोगे, पीएमटी 06 से करोगे। जो फर्स्ट मंथ और जो सेकंड मंथ ऑफ क्वार्टर होगा उसमें आपकी पेमेंट की ड्यू डेट होगी अप टू 25th ऑफ कौन सा, फॉलोइंग मंथ, अप टू 25th ऑफ कौन सा, फॉलोइंग मंथ। तो जैसे मान लीजिए आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर है, तो अक्टूबर का आपको पेमेंट कौन सा करना है, अप टू 25th ऑफ नवंबर तक करना है। आपको नवंबर का पेमेंट अप टू 25th ऑफ कौन सा करना है, दिसंबर को करना है। और जब दिसंबर पूरा हो जाएगा तब तो क्वार्टर ही पूरा हो जाएगा। आप जीएसटीआर 3B फर्निश करना 22 तारीख 24 तारीख, और उसी के साथ में टैक्स का पेमेंट करना। तो जो फर्स्ट और जो सेकंड मंथ ऑफ क्वार्टर होगा अप टू 25th ऑफ क्या होगा, फॉलोइंग मंथ होगा, ठीक है। पीएमटी किससे होगा, 06 से होगा। और जब क्वार्टर फिनिश हो जाएगा तो जीएसटीआर 3B के साथ में आप पेमेंट करिएगा 22 तारीख या फिर 24 तारीख, जो भी स्टेट में एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो ये पेमेंट करने की क्या होगी, डेट होगी। वैसे तो पेमेंट जीएसटी में रिटर्न के साथ फाइल होता है, लेकिन क्यूआरएमपी में फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ में रिटर्न फर्निश नहीं होता है, इसलिए पेमेंट 06 से होता है, पीएमटी 06 से होता है। और अप टू 25th ऑफ क्या होता है, फॉलोइंग मंथ होता है। अप टू 25th ऑफ कौन सा होता है, फॉलोइंग मंथ से होता है। ओके अब हम पेमेंट करेंगे कैसे, क्यूआरएमपी में पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करेंगे। तो फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर और सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर में पेमेंट कैसे करेंगे, उस पेमेंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि रिटर्न तो फर्निश ही नहीं हो रहा, ठीक है। रिटर्न तो फर्निश नहीं हो रहा, रिटर्न में तो सेल्फ असेस्ड टैक्स डिटेल जाती है और पेमेंट करते हैं। लेकिन क्यूआरएमपी में फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर में रिटर्न की फर्निशिंग होगी नहीं, तो अपन टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे और कैसे पेमेंट करेंगे, क्योंकि पेमेंट तो करना ही है मंथली अपन को। तो फिर उस केस में अपन को दो तरीके दिए हुए हैं।
ओके आप डिपॉजिट कर दी। मेथड ऑफ पेमेंट ऑप्शन क्यूआरएमपी में मेथड ऑफ क्या दिया हुआ है, पेमेंट ऑप्शन दिया हुआ है। दो मेथड है, एक मेथड तो बहुत जो नॉर्मल होता है सेल्फ असेसमेंट मेथड। आप अपनी लायबिलिटी क्या करिए, कैलकुलेट करिए, आप अपना आईटीसी कैलकुलेट करिए और आपके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स बनता है वो आप ई कैश लेजर में डिपॉजिट करवा दीजिए। हम डेबिट नहीं करेंगे, नो डेबिट नहीं करेंगे अभी। डेबिट तभी होगा जब जीएसटीआर 3 भी फर्निश होगा, क्वार्टर एंड होने पे जब जीएसटीआर 3 भी फर्निश होगा तभी आपकी ई कैश को डेबिट करेंगे। डेबिट नहीं करेंगे, लेकिन आप ई कैश में क्या कर दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए। सेल्फ असेस्ड एक मेथड तो कौन सा सेल्फ असेस्ड है, जो बहुत सिंपल है, अपनी लायबिलिटी कंप्यूट करो, आईटीसी कंप्यूट करो, आपके अकॉर्डिंग जो बनता है नेट लायबिलिटी वो ई कैश लेजर में क्या कर दीजिए, डिपॉजिट करवा दीजिए। किसके साथ में, पीएमटी 06 के साथ में। ठीक है, तो इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। लेकिन दूसरा ऑप्शन कौन सा है, फिक्स्ड सम मेथड है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, फिक्स्ड सम मेथड है। आपको पोर्टल ही क्या कर देगा, बता देगा। आपको पोर्टल जो आपका लास्ट टैक्स पीरियड था, आपका जो लास्ट टैक्स पीरियड था उसमें जो आपकी लायबिलिटी थी, उस लायबिलिटी के अकॉर्डिंग्स में, उस लायबिलिटी के बेस पे आपका फिक्स्ड सम मेथड में क्या होगा, बता दिया जाएगा। वो आप ई कैश लेजर में डिपॉजिट कर देना, ई कैश लेजर में डिपॉजिट कर देना। पोर्टल अभी डेबिट नहीं करेगा, नो डेबिट नहीं होगा, बस आपको ई कैश लेजर में क्या करना है, डिपॉजिट करना है। और ये बात सिर्फ फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ क्वार्टर के लिए। जैसे क्वार्टर फिनिश हो जाएगा फिर तो आप जीएसटीआर 3 भी फर्निश करोगे, 3 भी में अपनी लायबिलिटी बताओगे, आईटीसी बताओगे और जो होगा वो पे कर दोगे। तो फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए या फिर तो सेल्फ असेसमेंट है और या फिर फिक्स्ड सम मेथड है। फिक्स्ड सम मेथड क्या है आपका, अगर आपका लास्ट टैक्स पीरियड क्वार्टरली था, अगर आप लास्ट टैक्स पीरियड में भी क्यूआरएमपी में थे, ठीक है, तो आपने उस क्वार्टर में जितनी भी लायबिलिटी ई कैश में पे करी थी, आपने प्रीसीडिंग क्वार्टर में जितनी भी टैक्स आपने ई कैश में पे करा था, ई कैश से पे करा था, टोटल लायबिलिटी नहीं, आपकी नेट लायबिलिटी, नेट ऑफ आईटीसी लायबिलिटी जो आपने कैश में पे करी थी, आपने पूरे क्वार्टर की पे करी थी, उसका 35%, उसका सिर्फ 35% आप फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर में ई कैश में जमा करा दो और यही अमाउंट आप सेकंड मंथ ऑफ किस में जमा करा दो, क्वार्टर में जमा करा दो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है कि आपने पिछला क्वार्टर आपका जनवरी फरवरी मार्च था और उस क्वार्टर में आपने कैश में सीजीएसटी 100 रुपए पे करे थे। कैश में आपने कितने पे करे थे, 100 रुपए पूरे क्वार्टर मतलब 3 महीनों का, 3 महीनों का लायबिलिटी कैश में आपने 100 रुपए पे करी थी। अब आपका करंट क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल मई और कौन सा रहेगा, जून रहेगा। तो इसके फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर में आप कितना, फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर में कितना जमा कराएं, लास्ट क्वार्टर की जितनी भी कैश में जमा कराई हुई लायबिलिटी है उसका 35%, क्योंकि वो लायबिलिटी तो 3 महीने की पूरी थी ना और अभी तो सिर्फ 1 महीने का जमा कराना है। तो कितने रुपए, 35 रुपए। अगर एसजीएसटी भी 100 रुपए जमा कराए थे तो अभी कितने रुपए जमा करा दो, कैश में 35 रुपए। अगर आपने आईजीएसटी 500 रुपए कैश में जमा कराए थे तो कितने, 175 रुपए। और जीएसटी कंपनसेशन सेस 50 रुपए कैश में जमा कराए थे पूरे क्वार्टर के, तो उसका 35% 17.5। यही आप अप्रैल में जमा करा दीजिए और यही आप किसमें जमा करा दीजिए, मई मंथ में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर में आप क्या करिए, अगर आपका प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड क्वार्टर था तो प्रीसीडिंग क्वार्टर की जितनी भी लायबिलिटी कैश में चुकाई है उसका 35% आप ई कैश लेजर में क्या कर दीजिए, जमा करा दीजिए फर्स्ट मंथ में और उतना ही जमा करा दीजिए किसमें, सेकंड मंथ में। तो ये हम पढ़ रहे हैं जो किसके लिए, फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ ऑफ क्वार्टर के लिए पढ़ रहे हैं। और अगर आपका प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड कौन सा था, मंथली था, आपने इसी क्वार्टर से क्यूआरएमपी ऑप्ट कराया तो आपका प्रीसीडिंग मंथ में जो आपका प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड था जो मंथली था उसमें जितनी भी लायबिलिटी आपने ई कैश से जमा कराई है उसका 100%। ठीक है, उसका 100%, क्योंकि वो एक मंथ की लायबिलिटी थी तो जितना भी ई कैश में जमा कराया है, जैसे मान लीजिए आपने ये अप्रैल मई जून से क्या करा है, क्यूआरएमपी ऑप्ट करा, तो मार्च में तो आप मंथली ही कर रहे थे, तो मार्च में आपने सीजीएसटी 50 जमा कराया था कैश में, आप अप्रैल में भी 50 रुपए कैश में जमा करा दो, ये भी मई में करा दो। सेम एसजीएसटी में 50 अभी भी 50 करा दो, आईजीएसटी 80 थे तो 80 करा दो। ओके, तो अगर आपका लास्ट टैक्स पीरियड मंथली था तो मंथली आपने लास्ट टैक्स पीरियड में जितना भी कैश में आपने लायबिलिटी डिपॉजिट कराई थी उसका 100% अभी आप फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर और सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर में सेम आप क्या कर दीजिए, जमा करा दीजिए। और ये सिस्टम जनरेटेड आएगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये आपको पोर्टल पे सिस्टम खुद ही क्या करेगा, कैलकुलेट करके बता देगा, क्योंकि पोर्टल को मालूम है कि प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड में आपने कितनी लायबिलिटी कैश में जमा कराई है, तो वो उसका 35% या 100% जो भी निकालना होगा खुद निकाल के क्या कर देगा, आपको फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ क्वार्टर के लिए क्या कर देगा, बता देगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है फिक्स्ड सम ऑप्शन है, दिस ऑप्शन नॉट अवेलेबल, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दिस ऑप्शन क्या है, नॉट अवेलेबल, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अगर आपने पिछले टैक्स पीरियड जो था नॉट फर्निश रिटर्न, पिछले टैक्स पीरियड का रिटर्न फर्निश नहीं कराया फॉर कंप्लीट टैक्स पीरियड के लिए। जो आपका पिछला टैक्स पीरियड था वो कंप्लीट टैक्स पीरियड नहीं था, वो कंप्लीट टैक्स पीरियड नहीं था। ठीक है, कंप्लीट टैक्स पीरियड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट टैक्स पीरियड का मतलब है अगर आपका प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड मंथली था तो आप पूरे महीने के लिए रजिस्टर्ड रहे हो। ठीक है, अगर आप पूरे महीने के लिए रजिस्टर्ड नहीं रहे तो इसका मतलब लायबिलिटी पूरे महीने की थी नहीं। जब लायबिलिटी पूरे महीने की थी नहीं तो उसके बेस पे हम आपसे अभी लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये ऑप्शन क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है अगर आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड में कंप्लीट टैक्स पीरियड का रिटर्न क्या नहीं हुआ है, फर्निश नहीं हुआ। ठीक है ना, मतलब आप बीच में क्या हुए थे, रजिस्टर्ड हुए थे, आप जो आपका लास्ट टैक्स पीरियड था उसके बीच में क्या हुए थे, रजिस्टर्ड हुए थे। ठीक है, तो फिर उस केस में आप ये क्या नहीं कर सकते, ऑप्शन क्या नहीं कर सकते, फिक्स मेथड क्या नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते, फिर तो आपको सेल्फ असेसमेंट मेथड से ही क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, नो डिपॉजिट इन क्या है, ई कैश, नो डिपॉजिट इन ई कैश, नो डिपॉजिट इन ई कैश, आपको ई कैश में जमा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, चाहे आपका फिक्स्ड सम मेथड हो, चाहे सेल्फ असेसमेंट मेथड हो, चाहे फिक्स सम मेथड हो, चाहे सेल्फ असेसमेंट मेथड हो। नो डिपॉजिट इन ई कैश फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर और सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर में आपको कोई जमा करने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका फिक्स्ड सम मेथड हो, चाहे आपका सेल्फ असेसमेंट मेथड हो, चाहे फिक्स सम मेथड हो या सेल्फ असेसमेंट मेथड हो, कोई ई कैश में जमा कराने की जरूरत नहीं। बहुत लॉजिकल बात है, क्योंकि आपकी जितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, मैं ये नहीं कह रहा कैश में, जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो रही है, बन रही है। ओके, कौन सी की, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या कर रही है, बन रही है, आपने ई क्रेडिट और ई कैश में जो बैलेंस पड़ा है वो उतना या उससे क्या है, ज्यादा है। मतलब आपके पास में ऑलरेडी ई क्रेडिट और ई कैश में जो बैलेंस पड़ा है वो आपके टैक्स लायबिलिटी या टैक्स लायबिलिटी से भी क्या है, ज्यादा है, या फिर आपकी लायबिलिटी कुछ नहीं है। फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर में आपकी जब लायबिलिटी कुछ नहीं है, नील लायबिलिटी है, कोई सप्लाई करी नहीं है, कोई भी लायबिलिटी नहीं है, कोई आरसी वाली लायबिलिटी नहीं है, तो फिर आपको ई कैश में कुछ डिपॉजिट नहीं करना। और अगर लायबिलिटी है तो जितनी लायबिलिटी बन रही है उतना या उससे ज्यादा ऑलरेडी आपके पास में ई कैश या ई क्रेडिट में क्या पड़ा हुआ है, बैलेंस पड़ा हुआ है, आपके पास में उतना क्या पड़ा हुआ है, बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आपको कुछ भी डिपॉजिट करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। सेकंड मंथ की बात करें
तो जो फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ की क्यूमुलेटिव लायबिलिटी है, जो क्यूमुलेटिव लायबिलिटी है फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ की दोनों की मिला के जितनी लायबिलिटी है, उतना या उससे ज्यादा आपके पास में ई क्रेडिट और ई कैश में बैलेंस पड़ा है, उतना या उससे ज्यादा जितनी भी आपकी फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ की लायबिलिटी है, उतना या उससे ज्यादा ऑलरेडी आपके पास में ई कैश और ई क्रेडिट में क्या पड़ा हुआ है, बैलेंस पड़ा हुआ है। तो फिर उस केस में भी आपको सेकंड मंथ में भी ई कैश में डिपॉजिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, या फिर सेकंड मंथ में भी कोई लायबिलिटी आपकी नहीं बन रही है तो कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद में मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम, इंटरेस्ट। क्यूआरएमपी के केस में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, क्यूआरएमपी के केस में अगर आप फिक्स्ड सम मेथड है और अप टू 25th ऑफ फॉलोइंग मंथ फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर एंड फॉर द सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर आपको फॉलोइंग मंथ के 25th तक ई कैश में डिपॉजिट करना होता है, ठीक है ना। कितना 35% या 100% डिपेंडिंग अपॉन क्या है, जो प्रीवियस जो टैक्स पीरियड था मंथली या क्वार्टरली, उसमें जितना आपने कैश में पे करा उसका 35% या 100%। अगर उतना अमाउंट अप टू 25th तक आप ई कैश में डिपॉजिट कर देते हो अंडर फिक्स्ड सम मेथड, अगर अप टू 25th तक अगर आप फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर अगर उतना अमाउंट आप 35% या 100% एज द केस में अगर आप ई कैश में डिपॉजिट कर देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। भले आपकी उस मंथ की लायबिलिटी जब जीएसटीआर 3 भी फर्निश करा तो मालूम पड़ा फर्स्ट मंथ की लायबिलिटी ज्यादा थी, आपने तो 35, ये अपने एग्जांपल में आपने कितना जमा कराया, 35 जमा कराया, और जब रिटर्न फर्निश करा क्वार्टर एंड होने के बाद में तो मालूम पड़ा फर्स्ट मंथ की लायबिलिटी तो कितनी थी, 42 रुपीस थी। कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि आपने सिस्टम जनरेटेड क्या कर दिया, ई कैश में जमा करा दिया। मालूम पड़ा कि आपकी सेकंड मंथ की लायबिलिटी कितनी थी, 48 थी, आपने तो भी 35 जमा कराया था सिस्टम जनरेटेड, तो भी कोई भी क्या नहीं लगेगा, आपके इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आपने वो 25 तारीख तक क्या कर दिया, जमा कराया। अच्छा, 25 तारीख के बाद में जमा कराया तो जितना लेट जमा कराया उतने का क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ओके, तो इंटरेस्ट क्या है, अगर फिक्स सम मेथड में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा फॉर फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए, अगर आपने वो सिस्टम जनरेटेड क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, भले आपकी एक्चुअल लायबिलिटी बाद में ज्यादा क्यों ना निकले, लेकिन अगर आपने सिस्टम जनरेटेड वो 35% 100% ई कैश में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया है अप टू 25th ऑफ कौन से फॉलोइंग मंथ तक, अप टू 25th ऑफ कौन से तक, फॉलोइंग मंथ तक क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो आपकी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और अगर 25th के बाद में करते हो, इफ नॉट डिपॉजिटेड एज अबव, अगर आपने 25th तक डिपॉजिट नहीं करा, मान लीजिए आपने 27th को क्या करा, डिपॉजिट करा, तो फिर आपके क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा। और कितना का लगेगा, जितना आपने क्या करा, ये बाद में जमा कराया, बस उतना लगेगा 2 दिन का। ओके, चलिए नाउ लिसन, ये नॉलेज के लिए पेमेंट ऑप्शन जो था आपका, जो फिक्स सम मेथड था, सेल्फ असेसमेंट मेथड था, ये आपके लिए ऑप्शनल था। आप चाहें तो ओनली फर्स्ट मंथ के लिए फिक्स सम मेथड को कर सकते हैं और फॉर सेकंड मंथ के लिए सेल्फ असेसमेंट मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो फर्स्ट मंथ के लिए सेल्फ असेसमेंट मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं और सेकंड मंथ के लिए क्या कर सकते हैं, फिक्स सम कर सकते हैं। और आप चाहें तो दोनों के लिए, फर्स्ट और सेकंड के लिए फिक्स सम कर सकते हैं, या फिर दोनों के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट। मतलब आप फर्स्ट मंथ से सेकंड मंथ में आप पेमेंट का ऑप्शन क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फर्स्ट मंथ में आप फिक्स सम थे तो सेकंड मंथ में आप सेल्फ असेसमेंट हो सकते हो, या फर्स्ट मंथ में आप सेल्फ असेसमेंट थे तो सेकंड मंथ में आप फिक्स सम मेथड ऑप्ट कर सकते हो। ओके, और जीएसटीआर 3 भी अगेन सेम बात है, कांट फाइल। एक तो अभी पहले बताया था, जब तक पहले के टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3 भी फर्निश नहीं होगा तो करंट टैक्स पीरियड का भी नहीं होगा। ये बात अभी हम कर लेंगे। अभी हम बात करें कांट फाइल रिटर्न आफ्टर 3 इयर्स ऑफ ड्यू डेट, ये अपने जीएसटीआर 1 में भी पढ़ा था। आफ्टर 3 इयर्स ऑफ क्या है, ड्यू डेट, जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं होगा। आफ्टर 3 इयर्स ऑफ ड्यू डेट जीएसटीआर 3 भी क्या नहीं होगा, फर्निश नहीं होगा। तो ये हमारा कौन सा था, जीएसटीआर क्या था, 3 भी था। ओके, चलिए बाकी बचे हुए रिटर्न हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। कुछ नहीं, 2 पेज का ही क्या करा हुआ है, बचा हुआ है, और कुछ नहीं बचा। यस, तो कंपोजिशन पे आते हैं हम। जीएसटीआर 3 भी हो गया हमारा। कंपोजिशन जो है CMP 08 और CMP 08 है। क्वार्टरली स्टेटमेंट है, मंथली नहीं है, क्वार्टरली स्टेटमेंट है, रिटर्न नहीं है ये, क्वार्टरली स्टेटमेंट। फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, ई कैश में करना पड़ता है। फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अप टू 18th ऑफ क्या है, फॉलोइंग मंथ, क्वार्टर एंड होने के अप टू 18th ऑफ कौन सा है, फॉलोइंग मंथ है। फॉर पेमेंट ऑफ किसके लिए, सेल्फ असेस्ड टैक्स के लिए। रिटर्न होता है GSTR4 होता है। एनुअल रिटर्न होता है, ये इनका एनुअल रिटर्न, एक रिटर्न होता है एनुअल रिटर्न है अप टू 30th ऑफ अप्रैल ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, अप टू 30th ऑफ अप्रैल ऑफ कौन सा होगा, फॉलोइंग क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा। और रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बताया था, अगर 3 महीने तक ये फाइल नहीं करते हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। कंपोजिशन वालों को जो ऑटो पॉपुलेट होता है, इनको जो इनवर्स सप्लाई, हालांकि आईटीसी नहीं मिलता है, लेकिन कल अगर कंपोजिशन से नॉर्मल टैक्स पेयर बनेंगे तब तो आईटीसी लेंगे। तो इनको जो ऑटो पॉपुलेट होता है, ऑटो पॉपुलेशन इन GSTR4A, ऑटो पॉपुलेशन इन GSTR4A, 4A में इनको क्या होता है, ऑटो पॉपुलेशन होता है। ओके, नाउ लिसन, एनआरटीपी, ठीक है ना, एनआरटीपी को रिटर्न अगले महीने की 13 तारीख अप टू 13th ऑफ फॉलोइंग मंथ, क्योंकि रिसिपेंट को भी तो 2A में आईटीसी लेना, 2B में आईटीसी लेना है। ओके, तो अप टू 13th ऑफ क्या है, फॉलोइंग मंथ, क्योंकि 14th को तो जीएसटीआर 2 भी जनरेट होता है रिसिपेंट का, GSTR2 भी जनरेट होता है रिसिपेंट का, इसलिए एनआरटीपी को रिटर्न फाइल करना होता है अप टू 13th ऑफ क्या है, फॉलोइंग मंथ है। लेकिन ये तो टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, ठीक है। नॉन रेसिडेंट क्या है, एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, ओकेजनली सप्लाई करने आए हैं। ओके, तो इसलिए इनके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जो GSTR5 है, GSTR5 है, एक रिटर्न फाइल होता है GSTR5, कोई GSTR1 नहीं होता, कोई GSTR3 भी नहीं होता, कोई 2A 2B नहीं होता, इनका GSTR क्या होता है, 5 होता है। तो up to 13th of following month or within 7 days after validity period of registration whichever is क्या होगा, earlier होगा, इनको रिटर्न क्या करना होगा, फर्निश करना होगा। मान लो ये जनवरी मंथ है और जनवरी मंथ में अभी इनका रजिस्ट्रेशन क्या नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, अभी कोई रजिस्ट्रेशन इनका खत्म नहीं हो रहा है, तो इनको रिटर्न फर्निश करना होगा अप टू 13th ऑफ कौन सा है, फॉलोइंग मंथ है। फिर मान लीजिए फेब मंथ है, फेब मंथ में इनका रजिस्ट्रेशन पीरियड की वैलिडिटी हो रही है,
फेब मंथ में इनकी रजिस्ट्रेशन पीरियड की क्या हो रही है, वैलिडिटी हो रही है। मान लीजिए फेब की 15th ऑफ फेब 2025 को इनकी रजिस्ट्रेशन पीरियड की वैलिडिटी पूरी हो रही है, तो इनको रिटर्न फर्निश करना होगा फिर कितने दिनों में, अगले महीने की 13 तारीख, और जिस दिन रजिस्ट्रेशन पीरियड की वैलिडिटी पूरी हो रही है उसके विदिन 7 डेज। तो फिर कैंसिलेशन मंथ, जिस मंथ में कैंसिलेशन हो रहा है, जिस मंथ में कैंसिलेशन हो रहा है उसमें तो क्या होगा, विदिन 7 डेज है, विदिन 7 डेज आफ्टर वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। आफ्टर वैलिडिटी पीरियड ऑफ क्या है, रजिस्ट्रेशन, उसके कितने दिनों में है, 7 डेज में, उसके कितने डेज में, 7 डेज के अंदर है। ओके, बात समझ में आ गई वाली आपके। और मान लीजिए अगर इनका वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो रही है 2 ऑफ फेब 2025 को, तो जनवरी का रिटर्न कब फर्निश करेंगे, एक तो तारीख बताई थी 13 फरवरी, अगले महीने की 13 तारीख, और जब रजिस्ट्रेशन पीरियड एक्सपायर हुआ उसके विदिन 7 डेज में, तो 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऑफ फरवरी 2025 विच एवर इज अर्लियर। ओके, हालांकि इतना डीप कभी पूछा ही नहीं है पर मैं बता रहा हूं। ओके, विदिन कितना है, अप टू 13th ऑफ फॉलोइंग मंथ ये रहा, अगले महीने की 13 तारीख, जनवरी के लिए अगले महीने की 13 तारीख ये रही, और जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड की वैलिडिटी पूरी हुई विदिन 7 डेज आफ्टर वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वैलिडिटी पीरियड मान लीजिए 2 ऑफ फेब है, तो यहां से 7 दिन हो जाएंगे, 9 फेब और 13 फेब विच एवर इज अर्लियर। ओके, और अगर रजिस्ट्रेशन पीरियड की वैलिडिटी कब है, 15th ऑफ क्या है, 15th ऑफ क्या है, फरवरी है, तो जनवरी का रिटर्न तो आप कब देंगे, 13 फरवरी को देंगे, लेकिन फरवरी का कब देंगे, इसके विदिन कितने डेज में देंगे, 7 डेज में देंगे। जीएसटीआर किससे देंगे, 5 से देंगे। एनआरटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न, ये तो ओकेजनली सप्लाई करना है। एनआरटीपी क्या, सीटीपी को भी क्या नहीं करना होता है, एनुअल रिटर्न फर्निश नहीं करना होता है, ये हम पढ़ेंगे। हालांकि लिखा है तो वापस से कर देता हूं, सीटीपी एनआरटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश, नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश क्या है, एनुअल रिटर्न। इनको एनुअल रिटर्न फर्निश करना रिक्वायर्ड होता ही नहीं है इनको एनुअल रिटर्न। ओके, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज इक्वल टू ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। जीएसटी के अंदर जो भी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी, जीएसटी के अंदर जो भी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी, चाहे वो 20 तारीख को, 22 तारीख को, 24 तारीख को, 13 तारीख को, जो भी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग क्या रिटर्न, वही ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ क्या होगी, टैक्स होगी, वही ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स होगी। इसका एक्सेप्शन है, एक तो कौन से वाले, कंपोजिशन वाले रिटर्न तो क्या होता है, एनुअली होता है, रिटर्न तो एनुअली होता है, लेकिन पेमेंट क्वार्टरली होता है, सीएमपी 08 अगले महीने की 18 तारीख तक। ओके, और अगर आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट करा है, अगर आपने क्या करा है, क्यूआरएमपी ऑप्ट करा है, तो जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर ऑफ दी क्या होता है, सॉरी फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ ऑफ दी क्वार्टर होता है, फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ ऑफ दी जो क्या होता है, क्वार्टर होता है, उसमें अप टू 25 तक करना पड़ता है, अप टू क्या करना पड़ता है, 25 तक करना पड़ता है। ओके, और सीटीपी एनआरटीपी को तो एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है, बिजनेस कमेंस करने से पहले एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है। ओके, इनके अलावा रिटर्न फर्निश करने की जो ड्यू डेट होगी वही पेमेंट करने की क्या होगी, ड्यू डेट होगी, रिटर्न फर्निश करने की ड्यू डेट ही पेमेंट करने की क्या होगी, ड्यू डेट होगी। यूआईएन होल्डर जो होते हैं, ओके, ये अपना जीएसटीआर 11 फर्निश करते हैं, जीएसटीआर 11 फर्निश करते हैं। जो यूआईएन होल्डर होते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इनको हम जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ अगर अपन ने इनको सप्लाई करी है तो उस सप्लाई को हम B2B ही मानते हैं, सो दैट इनको क्या हो जाए, ऑटो पॉपुलेट हो जाए और ये उसका रिफंड ले सके। यूआईएन होल्डर को क्या मिलता है, रिफंड मिलता है, यूआईएन होल्डर को रिफंड मिलता है। इनके लिए एप्लीकेशन भी होती है, RFD ये एप्लीकेशन होती है, इससे रिफंड मिलता है। तो जो सप्लायर होता है वो सिर्फ B2B सप्लाई ही बताता है, जबकि यूआईएन होल्डर को हम रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मानते हैं, और इनका रिटर्न होता है जीएसटीआर क्या होता है, 11 होता है, जीएसटीआर क्या होता है, 11 होता है। ओके, नाउ अगर आपके रिटर्न में कोई भी क्या होगा, ये ओमिशन है या कोई भी क्या है, मिस्टेक है, ओमिशन है, कोई भी एरर है, ओमिशन है, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। रिटर्न रिवाइज नहीं होता है, जीएसटी में रिटर्न रिवाइज नहीं होता है, जीएसटी में रिटर्न रिवाइज नहीं होता है। ठीक है, जिस भी टैक्स पीरियड में आपको ओमिशन आइडेंटिफाई हुई है, आपको एरर आइडेंटिफाई हुई है, उस टैक्स पीरियड के रिटर्न में आप क्या कर लो, रेक्टिफिकेशन कर लो। और कब तक कर सकते हो, अप टू 30th ऑफ नवंबर ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, अप टू 30th ऑफ नवंबर ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तो अप टू 30th ऑफ नवंबर ऑफ क्या है, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर हो गया, और एनुअल रिटर्न जब भरा आपने विच एवर अर्लियर, आप अपनी ओमिशन और मिस्टेक को, एरर को क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो, पुराने रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्ट नो रेक्टिफिकेशन आप रेक्टिफिकेशन कर ही नहीं सकते। अगर जो एरर ओमिशन है डिस्कवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ स्क्रूटनी ऑडिट इंस्पेक्शन, स्क्रूटनी ऑडिट इंस्पेक्शन, तो जो भी एरर ओमिशन है आपको डिस्कवर्ड हुई है ऑन अकाउंट ऑफ स्क्रूटनी ऑडिट और इंस्पेक्शन, मतलब डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी करी आपके रिटर्न की, या ऑडिट करी बुक्स की, या फिर क्या हुआ, प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन हुआ, तो आपकी एरर ओमिशन क्या हुई है, आइडेंटिफाई हुई है, डिस्कवर्ड हुई है, तो उस केस में आप अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, आप अपनी मिस्टेक को क्या नहीं कर सकते, रेक्टिफाई नहीं कर सकते। कांट फाइल रिटर्न फॉर करंट टैक्स पीरियड, ये आपको पहले बताया था, कांट फाइल रिटर्न फॉर करंट टैक्स पीरियड, ये बात जीएसटीआर 1 में भी पड़ी थी, सेम बात जीएसटीआर 3 भी, सभी रिटर्न के लिए है, सभी रिटर्न के लिए कांट फाइल रिटर्न फॉर करंट टैक्स पीरियड इफ रिटर्न फॉर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड, इफ रिटर्न फॉर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड इज पेंडिंग, इफ रिटर्न फॉर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड आपका मंथली क्वार्टरली जो भी है, इफ रिटर्न फॉर प्रीसीडिंग क्या है, टैक्स पीरियड इज पेंडिंग, अगर आपका पहला रिटर्न भी पेंडिंग है या फिर जीएसटीआर 1 पेंडिंग है। ओके, तो अगर आपने रिटर्न फर्निश नहीं करा, इजी करता हूं, अगर आपने रिटर्न फर्निश नहीं करा तो आप जीएसटीआर करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं कर सकते, ये ऐसा पढ़ने पड़ा था, अभी अपन ऐसा ही पढ़ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं करा, अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं करा, तो करंट टैक्स पीरियड का आप जीएसटीआर 3 भी क्या नहीं कर सकते, फर्निश नहीं कर सकते। तो प्रीवियस टैक्स पीरियड का अगर आप जीएसटीआर 3 भी फर्निश नहीं करते हो, तो करंट टैक्स पीरियड का आप जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं कर सकते, और प्रीवियस टैक्स पीरियड का अगर जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं करा, तो करंट टैक्स पीरियड का आप जीएसटीआर 3 भी क्या नहीं कर सकते, फर्निश नहीं कर सकते। कांट फाइल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम ड्यू डेट, कांट फाइल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम ड्यू डेट, कांट फाइल रिटर्न आफ्टर क्या है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम क्या है, ड्यू डेट के 3 साल के बाद में आप रिटर्न क्या नहीं कर सकते, फर्निश नहीं कर सकते। ओके, हो गए रिटर्न हमारे। तो रिटर्न क्या था, अच्छा, ये OIDR जो होते हैं, विदेशी OIDR दैट इज सेक्शन 14 ऑफ IGST, ऑनलाइन मनी गेमिंग दैट इज सेक्शन 14A ऑफ IGST, तो OIDR ऑन ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये अपना GSTR 5A फर्निश करते हैं, अप टू 20th ऑफ फॉलोइंग मंथ, और अप टू 20th ऑफ क्या है, फॉलोइंग मंथ है। ठीक है, तो नॉर्मल टैक्स पेयर 3 भी फर्निश करते हैं, कंपोजिशन वाले 4 करते हैं, NRTP वाले 5 करते हैं, ऑनलाइन मनी गेमिंग और OIDR वाले 5A करते हैं, ISD वाले 6 करते हैं, TDS वाले 7 करते हैं, TCS वाले 8 करते हैं, और 9 वाला तो एनुअल रिटर्न होता है। ओके, 9A कंपोजिशन वालों का होता है, ये TCS वालों का होता है, ये रिकंसिलिएशन होता है। ओके, 10 अब ये पढ़ेंगे, 11 पढ़ा जो यूआईएन होल्डर का होता है, तो अब ये वाला पढ़ेंगे, बस इतना सही। ओके, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद में फर्स्ट रिटर्न कोई खास बात नहीं है। पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जिस भी दिन आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए 22, 24 जिसे भी, एप्लीकेशन विदिन 30 डेज, आपने एप्लीकेशन कर दी, एप्लीकेशन विदिन 30 डेज, ग्रांट ऑफ जीएसटी, तो ये दिन आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। अगर 30 डेज में आपने एप्लीकेशन कर दी, रजिस्टर्ड हो गए, तो ये आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस बीच में आपने जो भी सप्लाई करी है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने जो भी सप्लाई करी है, आपको मालूम हो, विदिन मंथ में आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। ठीक है ना, हमने इनवॉइस वाले चैप्टर में पढ़ा था, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए में पढ़ा था, इशू ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस, क्योंकि उस समय तो जीएसटी आया नहीं था। ठीक है, तो रिसिपेंट को आप आईटीसी कैसे दोगे? तो जब जीएसटी मिल गया, उसके विदिन 1 मंथ में आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या कर सकोगे? इशू कर सकोगे B2B वालों को। और ये जो आपने अभी जो सप्लाई करी है ना इस पीरियड में, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में, ये बीच में जो आपने सप्लाई कर दी, ऑलरेडी जो सप्लाई कर चुके थे, रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने से पहले जो आप ये सप्लाई कर चुके थे, अब रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद जब आप फर्स्ट रिटर्न फाइल करोगे, उसमें ये डिटेल दे देना। इस पीरियड में जो सप्लाई हुई है उसकी डिटेल आप किसमें दे देना? फर्स्ट रिटर्न में दे देना। डिटेल्स इन किसमें? फर्स्ट रिटर्न। जो आप रजिस्ट्रेशन के बाद में जो पहला रिटर्न 3B फाइल करोगे, उसमें ये डिटेल क्या कर दे देना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई विशेष बात नहीं है। नाउ एनुअल रिटर्न, आईएसडी वालों को नहीं करना होता है, टीडीएस टीसीएस वालों को नहीं करना पड़ता है, एनआरटीपी सीटीपी वालों को नहीं करना पड़ता है, ओके, ओआईडीआर ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को नहीं करना पड़ता है। तो खैर हम पढ़ते हैं। तो एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 नॉट रिक्वायर्ड, किनको रिक्वायर्ड नहीं है? सीटीपी को रिक्वायर्ड नहीं है। सीटीपी कैसे फाइल करेगा? एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करेगा भाई? अगले साल की 31 दिसंबर ड्यू डेट होती है। ये तो वैसे कुछ चंद दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। एनआरटीपी को भी नहीं करना, ना सीटीपी को करना, ना एनआरटीपी को करना, ना आईएसडी वालों का, ना टीडीएस वालों का, ना टीसीएस वालों का, ना ओआईडीआर वालों को। ठीक है ना, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट जिनकी भी ऑडिट होती है ना, उनको भी नहीं करना। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, लोकल अथॉरिटी है, जिनकी बुक्स की ऑडिट होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर या सीएनएजी कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भी उनकी बुक्स की ऑडिट करता है, तो उनको भी एनुअल रिटर्न फर्निश नहीं करना होता है। एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 कंपोजिशन वाले जीएसटीआर 9 है, कंपोजिशन वाले जीएसटीआर 9 है, नॉर्मल टैक्स पेयर जीएसटीआर 9 से फर्निश करते हैं अप टू 31st ऑफ दिसंबर ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। लास्ट डेट है अप टू 31st ऑफ दिसंबर ऑफ क्या है? फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। एनुअल रिटर्न फर्निश नहीं होगा, कांट फर्निश आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स, ये सब में जीएसटीआर में भी हो गया, रिटर्न में भी हो गया और एनुअल रिटर्न में भी हो गया। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर फ्रॉम ड्यू डेट आप रिटर्न क्या नहीं कर सकते? इवन एनुअल रिटर्न भी आप फर्निश नहीं कर सकते। ओके, तो 9A तो हो गया हमारा किसका? कंपोजिशन वालों का। 9 हो गया हमारा किसका? नॉर्मल टैक्स पेयर का। 9 भी आपको टीसीएस में पढ़ाया था, एनुअल स्टेटमेंट देते हैं, फ्लिपकार्ट देता है कि किन किन लोगों ने में से कितनी सप्लाई करी, कितनी सप्लाई रिटर्न हुई, कितना टीसीएस हुआ, वो 9 भी देते हैं। ओके, 9C क्या होता है? एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। 9C जीएसटीआर 9C रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 5 करोड़ सीआर है, उन्हीं को ये देना होता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिटर्न को बुक्स ऑफ अकाउंट से, जो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनसे क्या करना? रिकंसिल करना। रिटर्न में जो सप्लाई बताई है और जो आपके ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उन दोनों को क्या करना? रिकंसिल करना। जीएसटीआर 9C जिनका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है ना, वो जीएसटीआर 9C एनुअल रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अप टू वही 31st ऑफ क्या होता है? दिसंबर होता है। नहीं करना होता सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिनकी ऑडिट होती है, आईएसडी वाले, टीडीएस टीसीएस सीटीपी एनआरटीपी फॉरेन एयरलाइन कंपनी, इनको नहीं करना होता। ओके, फाइनल रिटर्न ऑलरेडी हमने पढ़ा है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा है, वापस से पढ़ा देता हूं। फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 ऑन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जीएसटीआर 10 आईटीसी चैप्टर में भी पढ़ा था। आईटीसी चैप्टर के अंदर भी आपको पढ़ाया था, जब 18 सबसेक्शन रूल 44 पढ़ाया था, 18 सबसेक्शन 6 के साथ में पढ़ाया था मैंने रूल 44, तब पढ़ाया था कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब भी रजिस्ट्रेशन क्या होगा? कैंसिल होगा, जीएसटीआर 10 फर्निश होगा, कैंसिलेशन ऑफ जीएसटीएन, तो इसके साथ आपको पेमेंट भी करना पड़ता है। ओके, तो जब भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, प्रीसीडिंग डेट को जितना भी इनपुट स्टॉक डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स में पड़ा, उस पे जितना आईटीसी लिया, और कैपिटल गुड्स पे जितना भी रिड्यूस्ड आईटीसी बन रहा है, रिड्यूस्ड आईटीसी मतलब जितना टैक्स पे करा डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय बैलेंस यूजफुल लाइफ जितनी भी बची उसकी। ओके, ये अमाउंट और आउटपुट टैक्स पेबल व्हिच एवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा। तो एक तो जितना आईटीसी है इनपुट डब्ल्यूआईपी में, फिनिश गुड्स में, स्टॉक में, और कैपिटल गुड्स पे जितना भी रिड्यूस्ड आईटीसी बन रहा है, और आउटपुट टैक्स पेबल जो है व्हिच एवर इज हायर आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। जीएसटीआर 10 होता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जीएसटीआर 10 होता है। ठीक है ना, ये डिटेल्स हमको क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है, ये देनी पड़ती है। और इसकी फाइलिंग आपको विदिन 3 मंथ्स में करनी पड़ती है। विदिन 3 मंथ्स कब से? डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। ऑर्डर का मतलब क्या है? देखो, रजिस्ट्रेशन हमारा जीएसटी में प्रोस्पेक्टिवली भी कैंसिल हो सकता है और रेट्रोस्पेक्टिवली भी हो सकता है। मान लीजिए डेट ऑफ कैंसिल ऑर्डर तो आज आया है, लेकिन इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि हमने खुद ने एप्लीकेशन करी थी कि अब हम नो लॉन्गर लाइबल फॉर क्या रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, हमारी सप्लाई मान लीजिए अब क्या हो गई? एग्जाम्प्ट हो गई, हमारी सप्लाई अंडर किसमें आ गई? आरसीएम आ गई है, तो हम नो लॉन्गर फॉर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो हमने कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन करी, तो वो भी तो हमारे ड्यूज चेक करेंगे, फिर ऑर्डर पास करेंगे। तो डेट ऑफ ऑर्डर तो ये रहा, लेकिन इफेक्टिव डेट जो कैंसिलेशन की वो ये रही। तो दोनों में से जो लेटर होगा उसके विदिन 3 मंथ्स में आपको जीएसटीआर 10 करना है। और मान लीजिए प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैंसिल हो रहा है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो कैंसिलेशन तो क्या ऑर्डर तो आज ही आ गया, लेकिन इफेक्टिव कब से होगा? फ्यूचर डेट से होगा। तो दोनों में जो भी डेट क्या होगी बाद में होगी, उसके विदिन 3 मंथ्स में आपको क्या करना होगा? विदिन 3 मंथ्स में आपको जीएसटीआर 10 फर्निश करना होगा। जीएसटीआर 10 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो डेट ऑफ क्या है? डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन। तो डेट ऑफ कैंसिलेशन रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। तो डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन व्हिच एवर इज लेटर, उसके विदिन 3 मंथ्स में जीएसटीआर 10 है, और व्हिच एवर इज हायर जो होगा वो आपको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। ओके, तो सारे हो गए रिटर्न हमारे। एनुअल भी हो गया, 9A कंपोजिशन वालों का भी हो गया, 9C तो पहले हो चुका था, टीसीएस वालों का स्टेटमेंट, 9C अभी हो गया हमारा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जीएसटीआर 11 भी हो गया हमारा यूआईन होल्डर का, जीएसटीआर 10 हो गया कैंसिलेशन ऑफ किस पे? रजिस्ट्रेशन पे। अब हमारे रिटर्न लेट फाइल करने की क्या देख लेते हैं? लेट फी देख लेते हैं। तो ये तो रीड करने जैसा होगा, आपको अभी वापस रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। बस यही हमारा लास्ट पार्ट है। कौन से चैप्टर में? रिटर्न चैप्टर के अंदर।
यस, तो अब हमारे हैं किस पे, लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न जीएसटीआर 1B जीएसटीआर 1 या रिटर्न। ओके, अगर आपका नील रिटर्न है, इन केस ऑफ नील रिटर्न का मतलब है इवन अगर जीएसटीआर 1 नील है, ओके, या रिटर्न आपका क्या है, नील है, और वो उसकी डिले फाइलिंग करी है, तो एज पर नोटिफिकेशन करंटली लेता रखी मैंने, लेकिन करंटली फी क्या है, सीजीएसटी की बता रहा हूं 250 रुपीज, तो 250 एसजीएसटी में लगेंगे और 10 रुपीज पर डे, 10 रुपीज पर डे। अगर नील रिटर्न है या नील जीएसटीआर 1 है, नील जीएसटीआर 1 है या नील रिटर्न है, तो लेट फी होगी 10 रुपीज पर डे और 250 रुपीज विच एवर इज लिखा भी है मैंने तो यार, कहां गया विच एवर इज, ठीक है, नहीं मिल रहा तो बता देता हूं भाई, विच एवरेज क्या है, लोअर है, तो विच एवरेज क्या होगा, लोअर होगा, विच एवरेज क्या होगा, लोअर होगा, विच एवरेज क्या होगा, लोअर होगा। ओके, यस, अच्छा लिख दें विच एवर इज कौन सा, लोअर। तो इन केस ऑफ नील रिटर्न नोटिफिकेशन वाली बता रहा हूं प्रेजेंटली अभी, तो 10 रुपीज पर डे, 10 रुपीज पर डे, 10 रुपीज पर डे और 250 रुपीज विच एवर इज क्या होगा, लोअर होगा। ये सीजीएसटी एक्ट किया, जब क्या हो, नील रिटर्न हो या नील जीएसटीआर 1 हो, नील रिटर्न हो या नील जीएसटीआर क्या हो, 1 हो। अगर नील रिटर्न नहीं है, नील जीएसटीआर 1 नहीं है, और आपका जो टर्नओवर है डज नॉट एक्सीड 1.5 सीआर, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 सीआर, कौन से साल का, ऑब्वियसली बात है पिछले साल का, डज नॉट एक्सीड 1.5 सीआर। नील रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, नील रिटर्न में 10 रुपए पर डे होता है और 250 रुपीज होता है, विच एवर लोअर। अगर नील रिटर्न नहीं है और आपका जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, 1.5 करोड़ रुपए से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो पर डे 25 रुपए सीजीएसटी, पर डे 25 रुपए और 1000 रुपए, ठीक है। इसका मतलब ये तो कितना हो गया, 2000 रुपए हो गए, ये हो गए 2000 रुपए, और ये हो गए कितने, 50 रुपए पर डे हो गए। विच एवर इज क्या होगा, लोअर होगा। अगर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड क्या है, 1.5 सीआर, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 सीआर। अगर टर्नओवर एक्सीड 1.5 सीआर है लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 1.5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 1.5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आपकी लेट फी ये तो वही रहेगी 25 रुपए पर डे, लेकिन जो 1000 रुपए थे वो बढ़कर कितने हो जाएंगे, 2500 रुपए पर डे हो जाएंगे, 2500 रुपए पर डे, 2500 रुपए पर डे का मतलब 5000 या 50 रुपए, कौन सा होगा पर डे। कंपोजिशन वालों पे ये लग ही नहीं सकती, क्योंकि कंपोजिशन वालों का टर्नओवर कभी 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो और टर्नओवर एक्सीड क्या है, 5 सीआर। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से क्या है, ज्यादा है, अगर आपका टर्नओवर क्या है, 5 करोड़ से क्या है, ज्यादा का है, ठीक है, तो ये तो 25 रुपए पर डे रहेगा। लेकिन जो 1000 पहले 2500 हो गए थे, अब वो 2500 बढ़कर क्या हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे। 5000 का मतलब है 10,000 रुपीज सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ओके, और 50 रुपीज क्या हो गया पर डे, 50 रुपीज पर डे। तो अगर क्या है, नील रिटर्न है, नील जीएसटीआर 1 है, तो 10 रुपीज पर डे, 10 रुपीज पर डे और 250 रुपीज, 10 रुपीज पर डे और 250 रुपीज। अगर नील रिटर्न नहीं है, तो फिर उस केस में अगर पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, अगर पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, तो फिर 25 रुपए पर डे, 25 रुपए पर डे और 1000 रुपए, 25 रुपए पर डे और 1000 रुपए। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 1.5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो 25 रुपए पर डे और 2500 रुपए, 25 रुपए पर डे और क्या होगा, 2500। और अगर आपका टर्नओवर पिछले साल का 5 करोड़ से भी ज्यादा है, तो 25 रुपए पर डे और 5000 रुपए, 25 रुपए पर डे और क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ओके, बात करते हैं एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9 है, जीएसटीआर 9 है एनुअल रिटर्न अप टू 31 दिसंबर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर तक करना होता है। अगर इसमें क्या हुई है, डिले हुई है, तो अब यहां फीस जो है वो टर्नओवर बेसिस है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर तो हमको मालूम ही है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो हमारी लेट फी होगी जो भी स्टेट का टर्नओवर है उसका 0.02 सीजीएसटी, 0.02 सीजीएसटी, 0.02 क्या हो जाएगा, एसजीएसटी, इसका मतलब 0.04 क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, ठीक है। और कितने रुपए, और 25 रुपए पर डे, और 25 रुपए क्या रहेगा पर डे। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो परसेंटेज तो वही रहेगा 0.02 प्लस 0.02 मतलब 0.04%, लेकिन पर डे बढ़कर क्या हो जाएंगे, 50 रुपए हो जाएंगे, पर डे जो है 25 रुपए से बढ़कर क्या हो जाएंगे, 50 रुपए हो जाएंगे। ओके, और आपका टर्नओवर इस साल का 20 करोड़ से भी ज्यादा है, ठीक है, तो आपका अब टर्नओवर परसेंटेज भी बढ़ जाएगा 0.25% सीजीएसटी प्लस 0.25% कौन सा एसजीएसटी इज इक्वल टू 0.5% टर्नओवर, और कितने रुपए हो जाएंगे, 100 रुपए क्या होंगे, पर डे हो जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं। जीएसटीआर 7 अगले महीने की 10 तारीख तक फर्निश करना होता है, अप टू 10th ऑफ फॉलोइंग मंथ, अप टू 10th ऑफ क्या है, फॉलोइंग मंथ है। ओके, जीएसटीआर 7 टीडीएस वाला होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये जो करते हैं। लेट फी है वही 25 रुपए पर डे और 1000 रुपए, 25 रुपए पर डे और 1000 रुपए, 25 रुपए पर डे और 1000 रुपए। और टीसीएस स्टेटमेंट अगले महीने की 10 तारीख, अप टू 10th ऑफ फॉलोइंग मंथ, अप टू 10th ऑफ फॉलोइंग मंथ, ठीक है ना। 100 रुपए पर डे और 5000 रुपए, 100 रुपए पर डे और 5000 रुपए, 100 रुपए पर डे और क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। 100 रुपए क्या होगा पर डे और क्या हो जाएगा, 5000 रुपए हो जाएगा। ये आपकी क्या हो गई है, लेट फी हो गई है। ओके, इसके बाद में लास्ट रीडिंग करने जैसा मैं भी रीड कर देता हूं। जीएसटीपी, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, प्रैक्टिशनर, रिटर्न फर्निश करवा लो, कैंसिलेशन का फर्निश करवा लो, ई कैश में जमा करवा लो, ठीक है ना। ये सारे काम क्या करते हैं, जीएसटीपी करते ही है। रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करवा लो, तो कौन बन सकते हैं, जो इंडियन सिटीजन का होगा, प्लस क्या होगा, साउंड माइंड होगा, नॉट एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, एडजुडिकेटेड नहीं हुआ है, नॉट कन्विक्टेड बाय क्या है, कोर्ट से कन्विक्टेड नहीं हुआ है, तो वो ही बन सकता है। क्वालिफिकेशन प्लस क्या है, रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ क्या है, टैक्स डिपार्टमेंट ग्रुप बी, गजेटेड ऑफिसर एटलीस्ट कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, तो कम से कम 2 साल के लिए आप गजेटेड ऑफिसर रहे हो, किसमें, ग्रुप बी में, रिटायर्ड टैक्स ऑफिसर रहा हो। ओके, या फिर आप सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर हो, पुराने लॉ के अंदर टीआरपी कम से कम कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, या फिर आपने ये क्वालिफिकेशन ले लियो, फाइनल एग्जाम पास कर लिया, सीए सीएस सीएमए, या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो, इंक्लूडिंग किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो वो भी क्या बन सकते हैं, जीएसटीआरपी बन सकते हैं। तो इसी के साथ में ये हमारा चैप्टर यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, तो आप इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे, और एक बार रीड करिए, अगली बार आप जब भी इसका रिवीजन करेंगे तो मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर आप नोट्स को पढ़ के ये रिवाइज कर सकेंगे। एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।